सर 37 साल का करियर के अंदर सबसे पहला मोमेंट आज भी कौन सा याद आता है आपको? कई तो मोमेंट्स हैं जो कि याद नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके सपने आते हैं। मैंने बताया था कि हमारा जो कारगिल में था तो ऐसी चढ़ाई, फिर ऐसा प्लेटो, फिर चढ़ाई, फिर प्लेटो। प्लेटो पे खक्सर गांव था, वहाँ खूब शेलिंग आती थी। उनके झरने जैसे खून के बह रहे, बख्शी साहब मारे गए। मतलब क्या हुआ? वो शेलिंग हो रही है साहब, धड़ धड़, हमारा तो गांव जल गया है पूरा। वहाँ पे जब मैं पहुंचा, वहाँ बैठी थी बेचारी एक औरत और उसकी बेटी वो प्रेग्नेंट थी। एक शेल फ्रैगमेंट लगा, अबॉर्ट। अब साहब वो माँ ऐसे हाथ करके कान पे चीखे मार रही दोनों। भारत ने इतना सहा है, मुगलों से सहा है, अंग्रेजों से सहा है, फिर आतंकवादी घटनाओं से सह रहे हैं और रिसेंटली फिर सहा है अपन ने पहलगाम में। कब तक सहेंगे? एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो मैं बड़ी देर से पूछ रहा हूँ साहब। पर इस बार माहौल ऐसा था कि इस बार पूरा घेर ही लेते पाकिस्तान को। इस बार तो माहौल साहब ऐसा था कि कोई सरकार नहीं थी जो कि उस माहौल के बरखिलाफ जाके अहिंसा का पाठ किसी को सुनाती। मोदी जी ने भी कह दिया ये लड़ाई का युग नहीं, लेकिन ये आतंकवाद का भी युग नहीं है। पर आज देखा जा रहा है तो गवर्नमेंट कटौती बहुत कर रही है आर्मी के अंदर। कई फौजी भी ऐसा सोचते हैं, अफसोस की बात है। ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे वो सोचते ही हैं, और अब हमारे लीडरों को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया है कि साहब ये फौज पे बहुत फालतू खर्चा पैसा हो रहा है। आज मतलब डर का माहौल ऐसा है सर कि कोई फैमिली के साथ जाने में ही डरता है, कब किसी को ट्रेन में मार देंगे, कब किसी को वहाँ पे गार्डन में मार देंगे। ज्यूइश होलोकास्ट के बारे में सुना होगा, मतलब यू हैव नो ऑप्शन बट टू लिसन टू इट, क्योंकि दुनिया भर की इतिहास की किताबों में ज्यूइश होलोकास्ट। हमारे भारतवर्ष में 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक और होलोकास्ट हुआ जिसका नाम किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, हिंदू होलोकास्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू। मैं ये बैच लगा के घूम रहा हूँ कि पावरफुल ह्यूमन शो कर रहे हैं हम लोग, और ये बैच लगा रखा हम लोगों ने, तो शायद ये बैच मेरे पे तो जचता नहीं है। अरे सर ये बैच आपके लिए, पहले तो थैंक यू। द पावरफुल ह्यूमन के लिए। थैंक यू। सर ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मैंने पावरफुल ह्यूमन का बैच पहली बार मैंने उतार के मैंने आपको दिया है सर। थैंक यू इंडीड। मतलब काफ़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की और आपसे बात करने की, तो आज अपन बहुत सारी बातें करेंगे। सर बचपन से लेकर अभी तक एक श्लोक है, वो आधा अधूरा पढ़ाया गया है। वो श्लोक है अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं वहीं से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहता हूँ। सर अहिंसा परमो धर्म आधा श्लोक ही क्यों पढ़ाया गया, और ये पूरा श्लोक है क्या, ताकि पूरा इंडिया आपकी ज़बानी जान जाए कि हमको कुछ चीज़ें हैं जो आधी अधूरी पढ़ाई जाती है, उनका पूरा मतलब हमको समझना बहुत ज़रूरी है सर। देखिए, अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। सत्य असत्य, बीच में होता है अर्ध सत्य, और मेरे सोच में वो बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों? ये जो श्लोक जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हो सके तो मैं जब चल रहा हूं, मैं देखूं चींटी जा रही है तो मुझे उसको भी लांग के निकल जाना चाहिए। चींटी को भी बेवजह क्रश नहीं करना चाहिए। ये हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन हमें ये सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महाभारत, ये और कोई ग्रंथ का नहीं, ये महाभारत ग्रंथ का श्लोक है, जो कि दिस इज महायुद्ध के बारे में। महाभारत इज अबाउट ग्रेट वॉर, यू नो। और उसका दूसरा हिस्सा जो है उस श्लोक का, वो है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा करना उससे भी उत्तम। ठीक है, तो वो तो गायब कर दिया गया साहब धीरे से। और अहिंसा परमो धर्म ये कहाँ पे शुरू हुआ? देखिए, ये शुरू हुआ अंग्रेजों के काल में। 1857 की गदर हुई थी, खूना खच्चर हो गया था इस देश में, और बहुत बहुत क्रोधित थी उस वक्त की भारतीय सेना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कंपनी की फौजें जो थी। उनको लगा कि ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरदस्ती हमको वो कार्ट्रिज, ग्रीज्ड कार्ट्रिज
जिसमें कि गाय की चर्बी लगी, सुअर की चर्बी लगी, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। और भड़क गई चिंगारी और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब एक विद्रोह, व्यापक विद्रोह पूरे भारतवर्ष में हुआ, जिसे अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचला। यानी पूरे भारतवर्ष में, नॉर्थ इंडिया में खासतर, यू नो, पेड़ पेड़ पे लाशें फांसी दे के टांगी थी उन्होंने वहां, पेड़ पेड़ पे, और बोला उतारेगा नहीं कोई, सड़ने दो, कौए खाने दो, गिद्ध चील खा जाए इनको, लेकिन ये वहीं लटके रहे। आग जला दी, शहरों के शहर, गांव के गांव जला दिए थे अंग्रेजों ने, बड़ी बेरहमी से कुचला था। और वो हम पे काबू पा पाए कैसे? कि सिखों को लड़ाया पूर्वइयों से, पूर्वइयों को लड़ाया निजाम से, और मराठों को लड़ाया इससे और उससे, और आखिर में इस तरह उन्होंने भारत को तोड़ के रख दिया। ठीक है, कास्ट का जो सेंसस आपका होने वाला है, ये किसने चालू किया था? अंग्रेजों ने। और जॉन रिस्ले उनका कास्ट कमिश्नर था, पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसने कहा था एज लॉन्ग एज देर इज कास्ट देर विल बी नो इंडिया। लड़के कुत्तों की तरह मर जाएंगे ये आपस में, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे हमारे वर्ग खिलाफ। 75 साल बाद भी आप आफे ही वैसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो कि मेरे को रिजर्वेशन मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। और मेरी पहचान भारतीय नहीं है, मेरी पहचान मेरा कास्ट, मेरा क्या बोले उसको, गोत्र, मेरा ये, मेरा वो, मेरी भाषा, हु इज एन इंडियन, यू सी। तो उस वक्त जब अंग्रेजों ने देखा कि साहब ये इतनी हिंसा कर सकते हैं भारतीय, जब इनको गुस्सा आ जाए, गुस्सा जाएं, तो उन्होंने बोला भारत को शांत रखना होगा, दैट विल बी द मेन रिक्वायरमेंट। और फिर एक संत हमारे इंपोर्ट किए गए, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और उन्होंने पूरे देश में अहिंसा 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 फैला दिया। अच्छी बात है अहिंसा, आई एम नॉट पर्सनली अगेंस्ट अहिंसा, लेकिन एज अ सिपाही मेरा कहना यह है कि आपने जूइश होलोकास्ट के बारे में सुना होगा। मतलब यू हैव नो ऑप्शन बट टू लिसन टू इट, क्योंकि दुनिया भर की इतिहास की किताबों में जूइश होलोकास्ट, जूइश होलोकास्ट। कितने ज्यूज बेचारे खत्म हुए थे जूइश होलोकास्ट में? 6 मिलियन। 6 मिलियन। 6 मिलियन, 6 करोड़। ठीक है साहब। और हमारे भारतवर्ष में 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक और होलोकास्ट हुआ था, जिसका नाम किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मिटा दिया गया। इट इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू टॉक ऑफ हिंदू होलोकास्ट। लेकिन साहब एक के बाद एक के बाद एक आताताई आए बाहर से, पहले पठान, फिर तुर्क, फिर मंगोल, फिर मुगल, ये वो, और उन्होंने आके कत्लो गारत किया साहब। हमारे शहर के शहर जला दिए, हमारे मंदिर लूट लिए, औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ। हजारों क्या लाखों औरतें हमारे ले जाकर काबुल, बुखारा, सामरकंद, ताशकंद के वेश्या बाजारों में बेच दी गई। ये आपका हाल हुआ। इतने कमजोर कैसे थे सर? मतलब पूर्ण, मतलब इतना कमजोरी कैसे? मतलब ये अध्यात्म के कारण इतना कमजोरी आ गया भारत में, किस कारण आया ये? मैं बताता हूं और कैसे मैं आपको समझाऊंगा। उस वक्त आप आपसी फूट में थे। ये राजवाड़े के साथ लड़ रहा, वो उसके साथ लड़ रहा। जब अलेक्जेंडर आया हम भारत पे हमला करने, और जो पोरस मेरे एंसेस्टर्स में से, वो उसके खिलाफ लड़ा, तो आम भी राज फलों के टोकरे लेके सिकंदर के पास पहुंच गया कि इसको जरा तुम धूल चटा दो और इसका राज्य मेरे को दे दो, तो मैं तुम्हारा गुलाम, मैं आपकी सेवा में हाजिर, ये वो। बट मेरा इशारा किस तरफ है? कि जिस देश ने इतना सफर किया हो, इतना जुल्म सहा हो, कि 100 million Hindus were slaughtered in that Holocaust lasting not 1 century, 2 centuries, almost 6 centuries. एक के बाद एक इन्वेजन।
इजराइल ने क्या सीखा है होलोकास्ट से? नेवर अगेन, फिर कभी नहीं साहब। तुम हाथ लगा के देखो हमारे किसी भी एक यहूदी को, एक जू को, तुम्हारे 1000 गिराएंगे। 7 अक्टूबर को वहां पे फिर उन्होंने बड़ा हत्याकांड किया हमास ने, और अभी तक साहब 2.5 साल हो गए वो लड़ाई चले जा रही है, और कोई 2.7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी और वो ढेर हो गए, लेकिन रुकी नहीं है साहब। 1700 का बदला वो वैसे ले रहे। और हमने क्या सीखा? इतनी हिंसा सहने के बाद हमने क्या सीखा साहब? अहिंसा परमो धर्म। अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा नहीं, ये रैंक कॉवर्डिस। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? बुजदिली, कायरता। कायरता को आपने फिलॉसफी का फलसफा दिया और बोला साहब हमारा तो अध्यात्म ही हमको बोलता है कि साहब शांति करो, ये करो, वो करो। ठीक है, अगर आपका अध्यात्म ये बोलता है, जैसे कि आपको भी गलतफहमी थी, मैं आपको कहता हूं कि आपके वेद, आपके आदि ग्रंथ कौन से हैं? वेद। वेदों में कितने सारे युद्धों का वर्णन है। दशराजन युद्ध, द्वादश राजन युद्ध। हाँ? जो दशराजन युद्ध था उसमें कहते हैं 60,000 से 1 लाख लोग मारे गए। किस काल में? वैदिक काल में, जब आबादी कितनी छोटी होती होगी। रामायण किसके बारे में? युद्ध के बारे में, रावण युद्ध के बारे में। राम रावण के युद्ध के बारे में। महाभारत किसके बारे में? भीषण युद्ध के बारे में। पुराण आपके युद्धों से भरे। देवासुर संग्राम, संग्राम ही संग्राम है। शत्रु शब्द कोई 75 बार ऋग्वेद में आता है। शत्रु, राष्ट्र भी आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो मतलब हमने अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। और सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा नरसंहार हमारा तो ये जो सेंट्रल एशिया से आए थे उन्होंने किया। लेकिन जो हमारी मानसिक सत्ता के जो गुलामी जो हमारी कराई, वो कराई अंग्रेजों ने। 200 साल राज किया, हमारे पे बहुत भयंकर अत्याचार किए। ये जो आताताई जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे, अरब, हाँ, हूण, यवन, ये सब जो आए थे, बड़े बड़े अत्याचार किए। और मुगलों ने, मुगल भारतीय तो नहीं है साहब, उज्बेकिस्तान थे। मुगल आर नॉट इंडियन, दे उज्बेकिस्तान से आए थे और वह यहाँ पे राज कर गए। ठीक है साहब, वो सदियों, 2 सदी राज किया तकरीबन उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि उस वक्त देखिए, जब उनका अत्याचार खासकर औरंगजेब के नीचे सारी हदें पार कर गया। मेरे अपने पुरखे हैं, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई रतिदास, ये सिख गुरुओं के चेले थे। मतीदास को 2 लकड़ी के बोर्ड्स के बीच में बोल्ट करके आरे से चीर दिया गया, सिर से लेके पांव तक। मतलब यतना दे के मारने का भी कोई तरीका होता, और गुरु के सामने कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं करो तो नहीं तो तेरे को, हाँ करेगा नहीं करेगा, वो काट 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 काट। हाँ? उसके छोटे भाई को उबलती देगची में डाल के मारा। उसके तीसरे भाई को, जैसे हम वो दिए की रुई लपेटते हैं तेल में डुबो के, उसमें लपेट के आग लगा दी कि वो चीखता मरे, चिल्लाता मरे, और बाकी दुनिया देखे भारतवर्ष के लोग। लेकिन क्या भारतवर्ष के लोग इससे सहम गए? जी नहीं, इसे नहीं सहमे। और अध्यात्म वालों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई। अध्यात्म वालों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई, तभी हमारे उत्तर में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, पूर्वी भारत में जनरल लचित बुरपुखान, ये तीनों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया कि बहुत हो गया। और 100 साल में मुगल साम्राज्य एक कोतवाली लाल किले के अंदर सीमित रह गया था। खत्म, खलास। ठीक है साहब, खत्म, खलास हो गया था। और उसके पश्चात साहब महाराजा रंजीत सिंह ने आक्रमण किया, जो पूरा पाकिस्तान है अब, वो उस पे फतह करी। किसने? सिखों ने।
पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और फिर उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया जहां से ओरिजिनल हमने शुरू हुए थे। और जलालाबाद में गवर्नर कौन था? हरी सिंह नलवा। आज भी उसका नाम सुन के कांप जाते हैं वहां के लोग। हरी सिंह नलवा, इतनी गजबर छाती उसकी थी, ठीक है। तो देखिए, कहने की बात यह है कि हम लोगों ने एक रिवाइवल हुआ, एक पुनरुत्थान हुआ, इंडियन मिलिट्री रिवाइवल। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक संत सिपाही थे। संत सिपाही, ये अल्फाज आपको भारत में ही सुनने को मिले, नहीं तो हर जगह सिपाही होते हैं, अय्याश, रम पीने वाले, दारू पीने वाले, ये वो करने, मार काट करने वाले, हर उल्टी सीधी हरकत करने वाले। यहाँ पे जो सिपाही रहे हैं, जो असली सिपाही रहे हैं, जिन्होंने आपको जब भी यदा यदा ही धर्मस्य हुआ आपका, तो वो उठे, सर उठाया। आदमी अध्यात्म की वजह से हम कमजोर नहीं हुए, अध्यात्म की वजह से हम अपने आप को छुटकारा दिला पाए ऐसी ताकतों से। उठ के जब जब ऐसा अत्याचार हो रहा है तो अहिंसा का पाठ पढ़ना जुर्म है। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बुजदिली है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। घर वाली औरत का रेप हो रहा और आप जो है वहां पे अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं कि मतलब एक गाल पे चाटा मारे दूसरी, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। और हैरत की बात यह है कि इतनी सदियों के अत्याचार के बाद हमने क्या सीखा? अहिंसा परमो धर्म। और वो कब? अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पलटा दिया गया कि साहब भारत तो, ये तो चींटी भी नहीं मारते साहब, तो ये तो बस उपवास करेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में 11 बड़ी फैमिन्स हुई थी। फैमिन्स, यू अंडरस्टैंड? भुखमरी। ये देश जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां समृद्धि थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लहलहाते खेत थे, यहाँ पे अंग्रेजों ने फैमिन्स कराई। राइट। एंड दे वर नॉट नेचुरल फैमिन्स, दे वर ट्रिगर्ड बाय मैन। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। तुम सब चावल, दाल, अन्न उगाने के बजाय अफीम उगाओगे, क्योंकि हमको अफीम बेचनी है चीन में और वहां पे प्रॉफिट कमाना है। तो तुम मर जाओ, नहीं खाओ तो नहीं खाओ। भुखमरी हो गई यहाँ पे साहब, अन्न के बदले आप अफीम खाओ साहब, ठीक है। फिर वहां पे पूर्व भारत में इंडिगो, याद है, सुना है? नील नील की खेती का जब वहां पे वो शुरू करा दिया कि कोई खाना नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई अन्न नहीं, अनाज नहीं, इंडिगो खाओ साहब। वो नीला कपड़ा नीला करने के लिए यहाँ पे इंडिगो फार्मिंग शुरू कराई गई साहब। और यहाँ फैमिन्स हुई, 11 फैमिन्स हुई। और आखिरी जो फैमिन हुई थी वाज द ग्रेट बंगाल फैमिन 1943, ठीक है। उसमें 3.5 मिलियन पीपल डाइड। और अगर टोटल आप सम टोटल करें, 60 से 80 मिलियन भारतीय मार डाले साहब भुखमरी से। ये अंग्रेजों का तरीका था मारने का। मैं हाथ भी गंदे नहीं किए, भूखम मरवा दिया। आपकी औसतन एज 100 साल से घटते घटते 30 साल पे आ गई थी। 27 साल की थी एवरेज एज, लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन। इन्फेंट मोर्टालिटी, ये वो, भूखे मरे हुए लोग क्या लड़ेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। और ऊपर से एक संत हमारे ऊपर थोप दिए, वेस्ट, वो साउथ अफ्रीका से पकड़ लाए साहब, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल है। अब क्या बोलें साहब, कमाल तो ये है कि हमको अकल नहीं आई और अभी भी हमारे पर ये थोपी जा रही है कि अगर पाकिस्तान पहलगाम करता है तो दूसरी गाल आगे करो। यहाँ जी, यहाँ भी कर दीजिए जी, कुछ मत करो आप। कुछ मत करो साहब, बैठ जाओ। तो अभी एक बात, थोड़ी सी एक बात करने की कोशिश करते हैं सर। जैसे आपने बोला ना कि फूट डालो राज करो नीति इन्होंने करी, सबको लड़वा दिया, पर आज तो भाषाओं के नाम पे भी हम लड़ रहे हैं। तो आप कास्ट के नाम पे लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। आपकी तमाम इलेक्शंस कास्ट के नाम पे हो रही हैं। और अभी नया अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस शुरू किया था, अब फिर शुरू हो रहा है। भारत की किसी भाषा में कास्ट नाम का कोई शब्द नहीं। देयर इज नो वर्ड लाइक कास्ट। जाति है, वर्ण है, गोत्र है, कास्ट का तो हमने नाम ही नहीं सुना। कास्ट इज अ पोर्चुगीज वर्ड, कास्टा। वो थोपा गया हमारे ऊपर कि ये कास्ट है, अलग अलग ने बटे, और लड़ाओ मराओ।
अभी भी आप वही कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे चल रही। When it is the most disruptive thing against your unity, against emergence of a national identity, pan Indian identity। नहीं साहब, मेरी तो पहचान क्या, मैं तो बख्शी हूं, मैं शर्मा हूं, मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं महातो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। तो अब भारतीय कौन है? कोई तो बचा ही नहीं आजकल कोई भारत तो बचा ही नहीं साहब। और अब फिर आप चालू कर रहे हैं कि साहब ये, और कि मेरा शोषण हुआ है, 700 साल पहले शोषण हुआ, तो अगले 7 या 70,000 साल मेरे को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए कि मैं पढ़ूंगा नहीं साहब। मेरे को बगैर पढ़े डॉक्टर बनना है, बगैर पढ़े इंजीनियर बनना है, ठीक है? तो ये दिस इज नॉनसेंस। मेरिट खत्म कर दिया आपने। मेरिट आपका अभी तक जा रहा था अमेरिका, यूरोप, अब तो वहां भी बार लग गए। अब जो बच्चे आपके पढ़ाई में अच्छे हैं वो क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे, समुद्र में छलांग मारेंगे, क्या करेंगे? अमेरिका का भी जो एक एग्जिट क्लॉज आपने दिया हुआ था कि जो अच्छे पढ़ने वाले तुम्हें जा, हमको जरूरत नहीं है पढ़ने वालों की, हमें गधे बहुत पसंद है। आप अपने देश का सवा सत्यानाश खुद कर रहे। अंग्रेज के आगे थोप गए आपके ऊपर, आप उसको हटा नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि ये है क्या? भाषा किसने करी? द्रविड़ नॉर्थ साउथ डिवाइड किसने करी? बिशप बिशप क्लैडवेल। कौन था बिशप क्लैडवेल? अंग्रेज। उसने जाके द्रविड़ भाषा और ये भाषा अलग और नॉर्थ और साउथ में अलग। अरे साहब, नॉर्थ और साउथ में डीएनए में कोई फर्क नहीं है। ये तो आपके वो ठीक है, अगर आप ज्यादा धूप में रहेंगे तो मेरा रंग भी हो जाएगा, ठीक है, काला, और ठंडी में रहेंगे तो आप ज्यादा सफेद चमकोगे, या जो कुछ भी होगा, इट हार्डली मैटर्स। हमारा डीएनए एक है, वो भी वेद पढ़ते हैं, हम भी वेद पढ़ते हैं। हिंदुइज्म इज द यूनाइटिंग फैक्टर डाउन द अदर साइड ऑफ द विंध्या। लेकिन हमने अपने आप को, जो अंग्रेज तोड़ के गए, तभी मैं कहता हूँ 200 साल की अंग्रेज शासन हमें ज्यादा महंगा पड़ा 600 साल ये जो सेंट्रल एशियन शासन का, ज्यादा महंगा पड़ा। उसमें क्रूरता ज्यादा थी, लेकिन यहाँ भी क्रूरता कम तो नहीं थी कि लोगों को मर जाने देना फैमिन से, भुखमरी से। ये कोई दरियादिली का तो सिविलाइजेशन का तो कोई कोई मतलब नामो निशान नहीं है इसका। करें। और वो कहते हैं हम तो, ये तो साहब जंगली है, हम इनको सिविलाइज करने आए। अरे जब तुम गुफाओं में ठहर रहे थे पत्ते ओढ़ के, या जानवरों की खालें ओढ़ के, तब साहब यहाँ पे समृद्ध सिविलाइजेशन थी। और आपकी जो सरस्वती वैली है, इट हैज बीन कार्बन डेटेड टू कितना, 9,500 साल, रेडियो कार्बन डेटिंग, साइंटिफिक एम्पेरिकल प्रूफ। लेकिन यहाँ पे मैक्स मुलर कह गए, रामचंद्र कह गए पिया से, मैक्स मुलर कह गए कि आपके 1,500 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, बिफोर BCE, बिफोर करंट इरा, यहाँ पे आर्य बाहर से आए, हिंदू धर्म बाहर से लाए, ठीक है। और वेद लिखा कोई 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी। और अगर अब हम जाते हैं सरस्वती सिविलाइजेशन की एज में, तो पता चलता है सर 9,500 साल पहले यहाँ पे वो सरस्वती सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे द्वादश राजन युद्ध हुआ, दशराजन युद्ध हुआ, जहाँ पे वेद लिखे गए, जहाँ पे सारा हमारी सभ्यता का उदय हुआ तकरीबन 10,000 साल पहले। और असली में वो भी उदय नहीं है, क्योंकि उसके पहले आप नोमैडिक ट्राइब्स थे, आप घूम रहे थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ मतलब पेड़ फल खत्म हो जाते थे तो आप दूसरी जगह जाते थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ था अराउंड 9,500 में, सेटलमेंट्स बननी शुरू हुई। करेक्ट। कैसे अपन बात कर रहे हैं ना, इतना मतलब इतना भारत ने इतना सहा है, मुगलों से सहा है, अंग्रेजों से सहा है, फिर आतंकवादी घटनाओं से सह रहे हैं, और रिसेंटली फिर सहा है अपन ने पहलगाम में। कब तक सहेंगे हम? एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो मैं बड़ी देर से पूछ रहा हूँ साहब। देखिए, 22 अप्रैल को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 47th, ठीक है साहब। और हम लोग अपने बच्चों के साथ
ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सोच रहे थे कि जाएंगे कहाँ बाहर ईट आउट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और तभी टीवी ऑन किया तो वो रोती बिलखती बेटियां। मुझे ऐसा जो दिल पे प्रहार होता है, प्लीज वो मेरे हस्बैंड वहां पड़े हैं, प्लीज आप मदद कीजिए, वो गुजर कर पानी पियो पानी पियो, टेंशन मत लो टेंशन मत लो। अबे हरामजादे, वो तूने, उसका तो सवा सत्यानाश हो गया। 6 दिन शादी हुई, हनीमून मनाने गई बेचारी नेवी ऑफिसर की वाइफ, और लाश के साथ सुन्न बैठी, पति की लाश के साथ सुन्न बैठी, उसके सामने मारा, कनपट्टी पे धर्म पूछ के मारा, दूर से भी नहीं कि टट 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 करके चल दिए, एक एक को कनपट्टी पे मजहब पूछ के, कलमा पढ़, पेंट उतार, ये कर वो कर, बोले क्या है। तो सवाल ये आता है साहब कि उस दिन मेरे मन में एक मतलब मैंने देखिए 350 तो मैं टेररिस्ट और पाकिस्तानी मरवा के गड़वा के आ गया, मेरे को मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डेथ डाइंग मैंने बहुत देखा, बहुत देखा मैं। वो तो दुश्मन है, मैंने अपने जवानों के सर गोद में रखे हैं जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, मैंने हाथ पकड़ा है जब वो प्राण त्याग रहा था, मैंने आखिरी बार पानी पानी पिलाया है, कितना मतलब। लेकिन इस बार मैं सिहर गया, क्योंकि चलो हम मर्दों का काम लड़ना मरना काटना, बेटियों का दर्द नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता साहब। मैं, अब मेरी भी बेटी है, मेरी पोती है, तो हमारे इनके भाग्य में क्या है, इन बेटियों के भाग्य में क्या है, बस यही जो मर्जी आए मार डाले, ये करे वो करे, कत्लो गारत करे, इज्जत लूटे, ये हमारा रह गया है। यू कांट ब्लडी वेल हिट बैक। व्हाट डिड यू डू व्हेन योर पार्लियामेंट वाज अटैक्ड? नथिंग। व्हाट डिड यू डू जब 26/11 में 175 अफराद मार दिए आपके निहत्थे, औरतें बच्चे बूढ़े शामिल, क्या किया आपने? सिफर, नथिंग। स्वीट फैनी एडम्स, और मतलब पठानकोट कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, जहां देखो कुछ नहीं। फिर जाके पलटवार करना शुरू किया हमने जब 2016 में उड़ी का कांड हुआ था, तब हमारे पैरा कमांडोज गए पार जंगल में जाके, जो कैंप थे इनके लाइन ऑफ कंट्रोल के 3-4 किलोमीटर पार, उन्होंने मारे और कोई 40 को सोते हुए मार के आ गए। ठीक है साहब। फिर 2000 को 1-2 साल चुप रहे, फिर 2019 में चुलबुली करी, तो हमने एयर स्ट्राइक करी बालाकोट में, जंगल में कैंप था इनका, उसको ठोक दिया। लेकिन साहब आपने अनफॉर्चुनेटली टारगेट ऐसी चुनी कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। ठीक है ना साहब। अब आप दूर दराज के जंगल में जाए जहां कोई आबादी नहीं, वहां आप मार के आ गए तो भाई आप ही कह रहे हैं कि मारा है, पाकिस्तान ने फट से फायदा उठाया, नहीं को तो कौवे मारे, चिड़िया मारी, कबूतर मारे, कौवे मारे, तो ये ड्रामा दोनों बार उन्होंने मना कर दिया। सच्चाई क्या है सर? मतलब सच्चाई मतलब आम जनता के पास आएगी या नहीं आएगी कभी? सच्चाई तो मारे हैं भाई, हमारे फौजी झूठ नहीं बोलते, और कुछ बोल रहे, हमारे फौजी झूठ नहीं मारा है, पैरा कमांडो के लड़के गए मार के आए। लेकिन मैंने कहा ना गलती क्या करी कि दूर दराज के इलाके में मारे। इस बार वो गलती नहीं करी है साहब, जब भावलपुर शहर के बीच में मारा है। कुत्तों गिन लो कौए, गिन लो चिड़िया, गिन लो गौरैया, गिन लो कबूतर, लाशें पड़ी है तुम्हारी, तुम्हारी बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई थी, टेरर यूनिवर्सिटीज, मरकजे सुभान अल्लाह, भावलपुर में पर खच्चे उड़ गए हैं। जमीन दोज है, बड़े बड़े गुंबज के बीच में छेद, रूफ नीचे गिरा हुआ है। मरकजे मरकजे तैयबा लाहौर मुरीद के जमीन दोज, मिट्टी में गाड़ दिया तकरीबन। ठीक है। और सियालकोट के अंदर जो हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप था, ठोक दिया। मुजफ्फराबाद में ठोक दिया। बड़े बड़े शहरों में जाके ठोका है। इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बारी कर दी थी, और तुमको ऑफ रैंप मिल गया था बोलने का, साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ तो बहुत कुछ था, तब भी हुआ था, हमारे पैरा कमांडोज गए थे। पर इस बार माहौल ऐसा था कि इस बार पूरा घेर ही लेते पाकिस्तान को। नहीं, इस बार तो माहौल साहब ऐसा था कि कोई सरकार नहीं थी जो कि उस माहौल के बरखिलाफ जाके अहिंसा का पाठ किसी को सुनाती। मोदी जी ने भी कह दिया कि ये लड़ाई का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी युग नहीं है।
नहीं नहीं, हम नहीं लड़ाई चाहते, बट अफसोस की बात यह है कि ऐसे कुत्ते कमीने लोग हमारे आसपास हैं कि जिनको लड़ाई से के बिना चैन ही नहीं, ना खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। खुद तो तुम्हारी इकोनॉमी पाकिस्तान की फटी चर हाल है, 2 रोज की रोटी नहीं खा सकते साहब, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही वहां पे। यहाँ हमारी एसी चल रही है, वहां बिजली नहीं मिलती साहब 6-6 8-8 घंटे। ये हाल है इतनी गर्मी के अंदर। गर्मी बराबर की है, थोड़ी तेज भी है कई जगह ज्यादा हमसे, लेकिन ये हाल उनका वो है। लेकिन सबसे अच्छे महंगे खिलौने खरीदेंगे, स्वीडन से एवैक खरीदेंगे, चीन से भीख मांग के हथियार लेंगे और लड़ेंगे भारत से। कि चैन नहीं है, ना खुद चैन से जिएंगे ना किसी को चैन से। आसपास पड़ोसी सर दर्द है तुम, यू आर अ माइग्रेन मैन, माइग्रेन फॉर ह्यूमैनिटी। कहीं भी टेररिस्ट वारदात होती है दुनिया भर में, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े। टेरर यूनिवर्सिटी खोल रखी है, मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तैयबा, मरकज 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 तो माई फुट मरकज, वो तो वहां पे सारा आप टेरर की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। आप वहां की स्लम से बच्चे उठा रहे हैं, जहां 13-14 बच्चे हैं एक फैमिली में, आप उनको पकड़ के मदरसों में डाल रहे हैं, ताकि माँ बाप का भी होता है कि यार 2 रोज की रोटी तो मिलेगी मेरे बच्चे को। वहां उसको ऐसे 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 करा के आप उसको ब्रेन वॉश करो, और फिर बोलो 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, यहाँ क्यों सड़ रहा है, जा सुसाइड वेस्ट डाल और मर जा। और सीधा ऊपर जाएगा, 1 वे टिकट, और 72 हूरें इंतजार कर रही है साहब। अब 72 हूर कभी सुधरेंगे ही नहीं सुधरेंगे, मतलब हमेशा ऐसे ही। कभी आज मतलब डर का माहौल ऐसा है सर कि कोई फैमिली के साथ जाने में ही डरता है। कब किसी को ट्रेन में मार देंगे, कब किसी को वहाँ पे गार्डन में मार देंगे, कब किसी को पानी के पास मार देंगे। तो डर का माहौल तो है ही सर ही। मतलब कौन सी फैमिली ऐसी, आप इंडिया में किसी फैमिली का नाम उठा पूछ के देख लो आप सर, कहीं भी जाके एक सर्वे करा लो, कौन सी फैमिली बोलेगी हाँ हम एकदम मजबूती के साथ जाते हैं और खुश मिजाजी के साथ जाएंगे कि हमारा कुछ नहीं होगा। सब लोग डर के माहौल में है आज भी स्टार्टिंग से। हाउ लॉन्ग विल यू लिव इन दिस, बिकॉज हमको अब बिल्कुल अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे शनै शनै भारत भी इस फलसफे पे आ गया है इजरायली, कि यार जो आपको मारना चाहते हैं उनको बेरहमी से मारो, इसके पहले कि वो आपको मार सकें उनको मार डालो। क्योंकि ये तो आदमखोर हैं, ये तो बाज नहीं आएंगे साहब। दे विल कीप ट्रबलिंग यू, मतलब आपकी जीना हराम करके रखेंगे जब तक आप वापस ना मारो। अब मार लगी है, अपने घाव चाट रहे हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़ी करारी मार लगी। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारी सरकार ही दबा रही, हमारी सरकार नहीं कह रही कि हमने इनके न्यूक्लियर हम्म। स्टोरेज साइट्स को किराना हिल्स में, चगाई हिल्स में ठोक दिया। अब मुझे नहीं समझ आया कि एक तो इतना शानदार प्रदर्शन किया है, ऊपर से एक तो सरकार भी इस बड़ा सहम के, बड़ा झेप के बोल रही है, अरे यार मारा तो मारा है, अच्छा हुआ मारा, छाती ठोक के बोलो मारा। और साले ये तो ट्रेलर है, कह दिया है वैसे इस बार राजनाथ सिंह जी ने, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है अभी, ठीक है साहब। लेकिन अब लोग थोड़े दुखी हैं इस बात से कि साहब जब मारा था तो अच्छी तरह से मारना था, 3-4 दिन और मार देते तो क्या क्या अनर्थ हो जाता। आपको भी तो कॉल आया था 7 मई को 2:30 बजे रात में। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 7 तारीख उन दिनों तो मैं पूरा सेना में वापस भर्ती हो गया था। क्योंकि देखिए मैं इंडियन आर्मी का फर्स्ट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ BGS था, मैं ब्रिगेडियर था, जिसका टास्क था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो मैं वही करने लगा, तब मेरे को तनख्वाह मिलती थी, अब मैं बगैर तनख्वाह के करता हूँ। जो भी पुराने सैनिक थे कि यार किसी को तो बोलना पड़ेगा सत्य कि यार उठो मारो, उत्तिष्ठ भारत, उठ जाओ भाई, सोना बंद करो, कुंभकर्ण मत बनो, अब उठो लड़ो, फाइट। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों के उकसावे से, हम लोगों के चिल्लाने चीखने से कम से कम सरकार के ऊपर भी वो दबाव पड़ा कि मारना पड़ेगा, और अच्छा मारना पड़ेगा। मतलब हल्का उल्का नहीं। अब 9 टेरर टारगेट्स हिट करी, 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 4 पंजाब के हार्टलैंड में, भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, चक अमरू, वहां मुजफ्फराबाद, 5 वहां और 4 यहाँ हिट करी, जमींदोज कर दिया, शहर के बीच में मारा।
ठीक है। और हम तो कह रहे थे कि एक टारगेट बच गई साहब, वो आपकी वो कराची में जहाँ वो बड़े पुराने बैठे हैं हमारे एक सज्जन दाऊद इब्राहिम, बड़ा भारी पैलेशियल बंगलो है, वो क्यों खड़ा है? उसको भी गिराओ। उसको भी गिरा देते यार, चलती हालत में। हमारी नेवी पूरी पहुंची हुई थी, हम नेवी को लड़ने नहीं दिया। ठीक है, वो बेचारे बड़े दुखी हैं कि हमको साहब क्यों नहीं मौका दिया गया, हम भी जरा दिखाते पर खच्चे कैसे उड़ाती है। 1971 में हमारी नेवी ने कराची की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम्म। 10 दिन तक कराची का ऑयल फार्म जलता रहा था, सूरज नहीं दिखा था वहां के लोगों को, काला धुआं। 6 जहाज उनके हार्बर में घुस के गुजर के गर्क कर दिए थे हमने। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते थे, फिर कर सकते थे। तो मतलब अब लोगों को रंजिश है तो इसी बात की है कि यार थोड़ा और लगा लेते। सर अगर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको वापस बैक भेजा जाए 1971 बैच जी और जी। एकदम यंग वाला और ऐसा माहौल वापस ऐसा ही हो, तो आप क्या बदलाव करेंगे वहाँ पे? देखिए साहब, माहौल तो वैसा हो गया है ना। 1971 में बना था बांग्लादेश। द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश हैड कम, राइट? टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। और विक्टर ह्यूगो कहते हैं, नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैड कम। जिसका वक्त आ गया है। अरे कोई भी फौज उस विचारधारा के सामने नहीं टिक सकती जिसका वक्त आ गया। 1971 में बांग्लादेश के जन्म का वक्त आ गया था, हम निमित्त मात्र थे। वहां का आवाम तिल मिलाकर उठ खड़ा था। 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप हुआ था, 3 मिलियन बंगाली मार दिए गए थे, 10 मिलियन बंगाली भारत में रिफ्यूजी बना के धकेल दिए थे, तुम खिलाओ तुम मरो। जबकि उन दिनों हमारे को फूड एड PL 480 बाहर से आया करता था अन्न, उसके उसी आसपास ही थैंक गॉड ये हरित क्रांति हुई थी, तो हम बच गए, नहीं तो हम भी भूखों मरते एक बार फिर। सही है। ठीक है साहब। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोगों की जो कि आक्रांता जो हैं वो हद पार कर लें तब जाके फिर आवाम खड़े होते हैं। अब उस वक्त 1971 टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बांग्लादेश, 2025 मेरा सवाल है, इज इट टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान? मैं भी यही पूछने वाला था आपसे। बलूचिस्तान के जन्म का, वहां भी बहुत उनके लड़के लड़कियों को सड़कों से उठा लेते हैं, लड़की है तो बेचारी का मल्टीपल रेप होगा, और फिर टॉर्चर करके वो लाश को उसके गांव के ऊपर ले जाके हेलीकॉप्टर से फेंका जाता, उठा लो लाश। ये तो कब तक चलेगा ना ये? और क्या आप समझते कि वो लोग सब लोग अहिंसा करेंगे अब? हाँ, उठ के बगावत करके उनके भी चीर काट डाले उन्होंने भी पाकिस्तान की फौज। ठीक है, अभी 200 मारे थे उन्होंने जब वो रेलवे का हाईजैक, पूरी ट्रेन हाईजैक कर रहे थे। क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान का, ऐसा लगता है? देखिए, हम वी आर फॉर द पीपल, हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो आई थिंक वो जब वो अपने जेन्युइन, उन पे हम सब दुनिया देख रही है कि उन पे किस किस्म का जो है जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना तो लाजमी। एंड एज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, डेमोक्रेसी, पीपल शुड बी रूल्ड बाय देयर जो उनकी इच्छा है। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। और बलूचिस्तान के लोग तो तंग आ चुके हैं, सिंधु देश के लोग विद्रोह में, बगावत हो रही है बलूचिस्तान में, बगावत हो रही है पश्तूनख्वा में, बगावत हो रही है गिलगिट बाल्टिस्तान में जहां के लोग शिया हैं, और उनका जीना हराम करके रखा है। क्योंकि सिर्फ क्यों? क्योंकि वो शिया हैं। ठीक है, आप उनको मारो काटो, उनका औरतों की इज्जत लूटो, बेगैरत करो, उनके रिसोर्सेज लूटो, ट्रीट देम एज जानवरों के से भी बदतर ट्रीटमेंट दो, तो फिर लोग हथियार तो उठाएंगे। और ये पाकिस्तान यहाँ पे बड़ा उल्टा पाठ पढ़ा रहा था कि कश्मीर में पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह कर रहा था। अब देखिए, उसी कश्मीर में सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है, एज अ सैनिक जिसने मैंने 37 साल सर्विस की है एज एन ऑफिसर, 4 साल ट्रेनिंग में नहीं गिनता, लेकिन 37 साल मैंने एज एन ऑफिसर सर्व किया है इस देश को, इस अपनी रेजिमेंट को, अपनी फौज को। तो मेरा कहना यह है कि वहां पे
वहां पे पहली बार मैंने देखा हड़ताल हुई, किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ। ये तो साहब हमारे पेट में लात मार रहे हैं। ये टूरिस्ट आते हैं तो हमारा खाना पीना होता है, हमारे को कमाई होती है, वो पोनी वाले को, शिकारे वाले बेचारे गरीब जो हैं उनको पैसा मिलता है, पूरे साल फिर वो उस पे चलते हैं। वो गर्मी का सीजन तो होता है, टूरिज्म का सीजन, उसमें टूरिस्ट आते हैं, तो वो तो आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। और फिर आपने वहां पे चुन चुन के हिंदू धर्म पूछ के मारा, ताकि गुस्साए लोग भारत के उनके ऊपर टूट के पड़े, वे आके बेचारे मुसलमानों पे। बट आई कीप सेइंग आई एम सॉरी, वो हमारे मुसलमान, दे आर आर मुस्लिम्स, वो भी भारतीय हैं। और भारतीय वो भी गर्व से छाती बाहर निकाल के कह सकता है हम सब भारतीय हैं, और वो कह रहा है, वो कह रहा है, क्योंकि उसको भी समझ आ गई ये मेरे कोई शक के नहीं, ये तो हमें मरवाना चाहते हैं यहाँ पे अपने ही लोगों के हाथों। इस तरह का कत्लो गारत ये करें, नाम हमारा लगे और लोग हमको मारकाट हो, हमारे यहाँ रॉयट्स हो यहाँ पे। वो चाहते थे कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा हो, दंगे हो, फसाद हो, मारकाट हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन वो लोग इकट्ठे हो गए कि साहब ये तो हमको भी समझ आ गया ये नाम। और वो उन्होंने कहा कि जो बरेलवी हैं हमारे, जो कि देवबंदी हैं, वो फतवा निकला कि भाई इस जुम्मे को इनको सब कोसेंगे पाकिस्तान। मस्जिद के अंदर जो कॉन्ग्रेगेशन होती है उसमें कोसा जाएगा पाकिस्तान को। वाहियात मुल्क है, हमको भी मरवाना, यहाँ के मुसलमानों को मरवाना चाहता है। राइट, बट अभी अपन सर ये वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे थे, जब पाकिस्तान के झंडे अगर सड़कों पे लगा रहे हैं या फिर उन पे गाड़ियाँ चल रही है तो कुछ लोग उनको हटा रहे हैं कि नहीं तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो। तो इंडिया में रहकर भी शायद लोग वापस पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसा तबका है छोटा बहुत, उसी ने तो कश्मीर में इतने साल गफलत करी, मतलब कि कम तो नहीं ना साहब, कोई 40 साल से गफलत चल रही, तो कौन, ये तबका था वहां पे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि लोगों को अकल आ रही है। देखिए, मैं अभी हाल में मैं कहना क्या चाहता हूं, इन इटसेल्फ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनी रिलीजन, ठीक है ना साहब। अब ये है इसको क्या कहेंगे, आप देखने के लिए पानी भी बोल सकते हैं और आप तन्नी भी बोल सकते हैं, आप वाटर भी बोल सकते हैं, आप तिब्बती में छू बोलते हैं, बंगाली में जौल बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी नाम लीजिए, ये तो प्यास हो जाता है। हाँ, तो आप मालिक को ईश्वर बोलें, अल्लाह बोलें, जीसस बोलें, क्राइस्ट बोलें, बुद्ध, भगवान बुद्ध बोलें, कुछ भी बोले, बात एक है। अब मेरा कोई लड़ने का सवाल है आपसे कि आपका नाम पप्पू है, कुकू क्यों नहीं? पप्पू पप्पू पप्पू, कुकू कुकू कुकू, ये कोई तरीका हुआ साहब? आई मीन, यू डू योर थिंग, आई डू माइन, आई डोंट इंटरफेयर विद यू, यू डोंट इंटरफेयर विद मी। लेकिन होता तब प्रॉब्लम है जबकि हम लोग थोपते हैं, माई वे और द हाईवे, राइट और रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एंड यू आर रॉन्ग टू द एक्सटेंट की सर तन से जुदा, गर्दन रेत दो, ये कर दो, वो कर दो। दैट इज नॉनसेंस, वो पागलपना है। दैट इज नॉट, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट रिलीजन, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। राइट राइट। स्पिरिचुअलिटी इज सूफी म्यूजिक, आई लव इट, you know, Sufi music so powerful. Spirituality is Kabir, spirituality is Rahim, हाँ? जो जो चकमक में आग है, कहता है तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, जो तिलमा ही तेल है, यानी तिल में जैसे तेल है उसके दिल में, और चकमक पत्थर लगाओ तो आग निकलती। तेरा साई तुझ में है, दे आत्मन जो है इमॉर्टल है, ये है। देखिए, दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग। पर आपकी लर्निंग बताओ सर, आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी वाली लर्निंग है, ये मतलब लोगों में क्या होना, मतलब कैसे पता करें कि स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो गई लोगों की, यार आपने क्या सीखा इतने सालों में, तो आज मेरी ऑडियंस को पता चल जाए कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। भारतीय दर्शन के मुताबिक स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जो कि रूट ऑफ माई स्पाइन, मेरे मेरुदंड के ऊपर जाकर जो मेरे मस्तिष्क तक आती है, शक्ति का पाथ वो है। और जो भी बाहर की जर्नी होती है वो उस इंटरनल जर्नी का
एक रिफ्लेक्शन होती है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाए, शिव की ही शक्ति उठी और शिव के घर को चली, इसी जहाँ शिव शक्ति का मेल यहाँ जाके हो जाता है, तो वेदों का मानना है कि वहाँ तब सोम पैदा होता। व्हाट इज सोम? सोम इज एक्सटेसी, आनंद। इंडियन दर्शन के अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी इज एक्सपीरियंशियल स्पिरिचुअलिटी, अनुभव, अनुभूति, दर्शन, श्रुति। हम सुन रहे हैं भगवान की आवाज, हम देख रहे हैं आंखों से, दर्शन हुए मुझे, अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। मतलब स्पिरिचुअलिटी इज, यू सी, इसका द बेस्ट एग्जाम्पल इज, भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ओ मॉन्क्स, डू नॉट बिलीव बिकॉज आई हैव सेड सो। ओ मॉन्क्स, डू नॉट बिलीव बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक्स, कि किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा। इसलिए मत मानो कि सब लोग, बड़े बड़े लोग इसको कहते हैं, खुद अनुभव करो और जान जाओ। इंडियन फिलॉसफी, इंडिक फिलॉसफी का जो सार है, इज अ लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट रियलिटी। आप ब्रह्मन कहें, आप अल्लाह कहें, आप जीसस कहें, आप भगवान बुद्ध कहें, कुछ भी कहें, बुद्धम शरणम गच्छामि, जब आपको अनुभोध होता है, अनुभूति होती है, अनुभव होता है, इट इज लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। ठीक है। और तभी हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ कहाँ है? पहाड़ में, जहाँ शांति है। आप शहर के कोलाहल से दूर वहां जाके शांत बैठते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। ठीक है, कि भाई आई एम कॉन्शियस, तुम क्या है मेरे अंदर जो कॉन्शियस है, वो अंदर, वो बाहर जाने की जरूरत नहीं, आई एम कॉन्शियस। तो अपने अंदर झांको ना। तो हमारे ऋषियों ने यही काम किया था 10,000 साल पहले। और फिर देखिए, हमारी ट्रेडिशन है ब्रह्म क्षात्र। गीता क्या कहती है? गीता कहती है, नयनम छंदंती शस्त्राणि, नयनम दहती पावक। उसे शस्त्र काट नहीं सकते, उसे आग जला नहीं सकती, उसे हवा उड़ा कर नहीं ले जा सकती। वो आत्मन अजर अमर मेरे अंदर, नश्वर शरीर में एक जो नाश जिसका कभी नहीं होता, वो आत्मन है। दैट इज माई रियल सेल्फ। ये ईगो तो जो आइडेंटिफाई करती है बॉडी से, ये बॉडी तो जल के राख हो जाएगी। मैंने कितनी चिताएं जलती देखी हैं, चिट 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 करके आग आती और खत्म। ये थोड़ी ना है। जिस तरह एक आदमी वस्त्र बदलता है, उस तरह आत्मा शरीर बदलती। आपकी बुक है सर ये, आपकी बुक के बारे में बात कर रहे थे, बियॉन्ड फियर। बियॉन्ड इसमें देखो आपने बता भी रखा है कि ये है जर्नी, तरह। ये है जर्नी। देखिए, और ये जर्नी मेरे को पहाड़ों में ले गई, हिमालयस। मेरी आधी जिंदगी हिमालय में गुजरी है। कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में। 16,000, 17,000, 18,000। मैं वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स था ऑन द साउथ ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर साउथ। मैं गया था 1976 में, जब कोई स्पेशल क्लोथिंग वगैरह नहीं आई थी। बस अपने नॉर्मल कोट पारका डाल के चढ़ गए थे हम लोग, जंगल बूट डाल के। आपने एक स्टेटमेंट भी बोला था ना कि मतलब शायद दुश्मन तो का पहले कम मारता है, मौसम की मार सबसे खतरनाक है। देखिए, भय, इस बुक का नाम है बियॉन्ड फियर, भय से परे, अभयता। देखिए, जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनका एक हाथ ऐसे इस मुद्रा में उठा होता है। इसको क्या बोलते हैं? अभय दान मुद्रा। मैं तुम्हें भय से मुक्त करता हूँ। हाँ, ठीक है। और एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कारगिल में युद्ध में अपनी पलटन कमांड कर रहा था। मेरे 6 लड़के शहीद हो गए, 21 घायल हुए। भीषण युद्ध हुआ, बड़ा दबा के पाकिस्तान के। तोपें चल रही थी, मोटर चल रहे थे। तो एक मेरा बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुआ, मेरे ख्याल अभी रिटायर हुआ है शायद। बहुत टॉल हैंडसम बॉय, 6 फीट समथिंग, हैंडसम, द फिल्म स्टार लगता था। गाता भी बहुत अच्छा था। ये वो मैं हमारी पलटन में आया। और नेचुरली यार, जब
आया पलटन में, देखा धम धाड़ धड़ाड़ इधर चल रहा है, मशीन गन चल रही है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को स्ट्रेचर पे लाद के ले जाया जा रहा है, सैलिन लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। तो नेचुरली थोड़ा तो 1 मिनट तो बड़े से बड़ा आदमी भी सक पका जाता है, यार ये हो क्या रहा है। तो एक हमारे बुढ़े जेसीओ साहब थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो काफ़ी उम्र के होते हैं और जवान ज्वाइन करता है धीरे 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 जाके, कोई 30 साल बाद 40 साल बाद वो भी जेसीओ बनता है। तो सफ़ेद बाल थे वो मेरे जैसे उनके। बोले साहब यहाँ तो बड़ा गदर है। कहते हाँ साहब गदर तो है। तो बोले साहब यहाँ से जिंदा जाने का नुस्खा क्या है? यहाँ तो कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, किसी की अंतड़ी बाहर आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी की बाजू उड़ रही है, किसी का ये वो। तो बोले यहाँ से जिंदा जाने का नुस्खा क्या है साहब? तो जेसीओ साहब ने देखा लेफ्टिनेंट साहब को, अच्छे लंबे चौड़े। कहता साहब आप वॉलीबॉल खेलते हो? क्या पूछा? वॉलीबॉल खेल आप वॉलीबॉल खेलते हो? वॉलीबॉल से इसका क्या लेना देना? मैं तो बड़ा सीरियस सवाल कर रहा हूँ कि साहब लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप कह रहे हो कि वॉलीबॉल खेलते हो। तो कहते नहीं साहब आप खेलते हो वॉलीबॉल कि नहीं खेलते? बोलते हाँ खेलता हूँ। कहता साहब वॉलीबॉल में खड्डा क्या होता है? कहते खड्डा, मैं नहीं समझा। तो कहते देखो साहब आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं और आप गेम पॉइंट पे आ गए। गेम पॉइंट मतलब एक सर्विस और हार जीत का फैसला, मैच वन या लॉस्ट हो जाएगा, आपको वो सर्व करनी है कि चल भाई सर्व कर भाई, है सो एंड सो। तो आप लेके, कहता है कि साहब आप लो, और जो एनिमी टीम है यानी जो प्रतिद्वंदी टीम है उन सब के चेहरे देखो, जो सबसे घबराया हुआ है उसको सर्व कर दो, वो गिरा देगा। गड्ढा। बोलता वो होता है साहब खड्डा। बोला अच्छा। तो बोले साहब लड़ाई के मैदान में गोली खड्डे की तरफ आती, बहादुर से बहादुर भी कभी ना कभी कमजोर पड़ जाता है, उसको भय आता है, भय आता है बाद में मौत आती है, पहले भय आता है। पहले भय आता है, ठीक है। अभयदान जो आदमी हो जाए, एंड यू सी इट इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद करिए जब आप छोटे से थे और आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने आपको साइकिलिंग करनी सिखाई, तो वो बड़ा भाई आपका गया बाजार से, छोटे साइकिल होते थे जिसे गिरो तो चोट नहीं लगेगी, है, और आपके पाँव भी लग जाए दोनों तरफ है, तो वो लेके आया, आपको खुले मैदान में ले गया कि जहाँ कहीं टक्कर अक्कर भी ना लगे, कुछ ना लगे, और पीछे से धक्का देते चलो पेडल करो, पेडल 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 पेडल। जब आपने पेडलिंग शुरू करी तो धीरे से उसने छोड़ दिया आपको धक्का देके, और आप ऐसे 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 करते आप चलने लगे, हैं, वो खुले मैदान में। खुले मैदान के ठीक बीच आपने देखा एक पत्थर, वो पत्थर पत्थर पत्थर, और ढाड़ जाके आप उसी पत्थर में गिरोगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। जिस चीज का भय होता है, भय इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, इट इज अ डिसऑर्गेनाइजिंग इमोशन। जिस आदमी को भय आ जाए उसको हथियार चलाना आता है, वो फायर कर रहा है, फायर करते करते वो गोली फंस गई, मतलब वो चेम्बर में फंस गई, इसको बोलते हैं ना, वो रोक आ गई, तो उसको सिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में दिख भी नहीं रहा हो तो खड़ा कर, पहले किया एक बार ऐसे किया, वो गोली बाहर गिर गई, छड़ाक मैगजीन चलाई, फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अगर उसको डर लग जाए तो मैंने देखा है कि लोगों के वो सिंपल काम नहीं होता, डिसऑर्गेनाइजिंग इमोशन भय खत्म कर देता है आपको। ये गीता में लिखा है, देयर आर टू डिसऑर्गेनाइजिंग इमोशंस, एक है भय, दूसरा है गिल्ट, ग्लानि। गीता का पहला अध्याय क्या है साहब? अर्जुन योद्धा महारथी, वो युद्ध शुरू होने वाला है, कहता है महाराज जरा बीच में तो ले जाइए, मैं देखूं कौन है लड़ने आया मेरे साथ। तो देखा मेरा दादा भीष्म पितामह, मेरा गुरु, मेरा ये मेरा वो। तो कहता मैं इनको मार करके मैं राज्य ग्रहण करूंगा, मैंने नहीं लड़ना, लानत है ऐसे, ये मर जाऊं तो अच्छा है। और वो छोड़ के वो बैठ गया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने दादा को नहीं मार सकता, मैं अपने उसको नहीं मार सकता। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, अर्जुन ये तो मरे हुए हैं, तू मारने वाला कौन होता है? तू तो निमित्त है, तू तो कारण बनेगा, मारा तो मैंने है या भगवान मारते हैं, भगवान खत्म करते हैं।
ठीक है, जो खत्म हो गए हैं वो खत्म। तू अपना कर्म कर, तेरा कर्म है अन्याय के खिलाफ, जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है उससे लड़ना। जो तुम्हारी कुंती के साथ इन्होंने किया, क्या वो धर्म संगत था? ये सारे मूक बैठे थे उस वक्त, क्या वो धर्म संगत था? तो बोले, तो बोल नहीं, तो फिर युद्ध कर। फिर ये तू तो बड़ा मेरे को फिलॉसफी झाड़ रहा है, फलसफा मेरे को बता रहा है कि ये नहीं, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म वगैरह वगैरह। बोले लोग तेरे को कायर बोलेंगे। लड़ाई के मैदान देखा, डर के दुम दबा के भाग लिया। ठीक है, लानत थूकेंगे लोग तेरे ऊपर। तू युद्ध कर अर्जुन, युद्ध कर। और फिर कहता है कि भय मत कर, एक भय ना कर और ना ग्लानि होनी चाहिए। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, देखिए 350 मरवा के आया हूं, मेरे को कोई ग्लानि नहीं, मैंने अपना फर्ज किया। ये लोग वही कमीने लोग हैं जो हमारी औरतें बच्चे मार रहे हैं, बुड्ढों को मार रहे हैं, निहत्थों को मार रहे हैं। उनको मारने में कोई, खासकर जब वो हथियार के साथ है, ठीक है, हथियार के साथ है, यू आर फेयर गेम। तुम मेरे देश में बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा तुम आए हो यहाँ पे लोगों का कत्लो गारत करने, रेलवे स्टेशन पे जाके भून देना लोगों को, क्योंकि तुम्हारे पास साली एक AK-47 है, मेरे पास भी है। अब देखे ना बराबरी, भून डालेंगे तेरे को साले। और कोई, मेरे को तो कोई गिला शिकवा नहीं। जब मैं छोटा होता था, बहुत छोटा, मैंने लिखा है अपनी पुस्तक में, तो मेरे को भगवान बुद्ध का बहुत असर था। बुद्ध की प्रतिमा मुझे इतनी शांत लगती थी, मुझे आकर्षण था उनकी प्रतिमा की तरह। और मैं, जब मुझे अभी भी याद है, छोटा 6-7 साल 8 साल का होता था, तो हम 3 मंजिले मकान में टॉप फ्लोर पे रहते थे। तो कभी ना वो लोग पानी से वो बरामदा को धोते थे। तो एक बार मैं देख रहा था, तो मैंने देखा चींटियां बेचारी छोटी छोटी उसमें बह जा रही। मैंने कहा, अरे रे रे रे, ये तो मर जाएगी बेचारी। तो मैं वहां से कोई उंगली से निकालने की कोशिश कर रहा, तो एक ने काटा भी थोड़ा। ठीक है, हाँ, अच्छा ही करते तो गड़बड़ हो जाती थोड़ी सी। हाँ, तो लेकिन वो चींटी, क्योंकि उसको नहीं समझ कि आप बचा रहे हो, तो तो वो इस तरह बहे, तो वो था। तो फिर मेरे को, जब मैं फौज में गया, तो मेरे को लगा यार, जब नरसंहार शुरू होगा तब हाउ विल आई रिएक्ट, क्योंकि मैं तो वो नहीं मरते देख सकता था चींटी, तो अब मैं कैसे करूंगा ये। लेकिन साहब, वहां पे जो जुनून आता है, जो ये आता है, मैंने देखा, मेरा तो दिल पत्थर बन गया। कितनी लाशें मैंने देखी हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता लाशों का, क्योंकि ये मेरे दुश्मनों की लाश है। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। देखिए, अगर आज मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए और मैं आपे से बाहर होके, गलत पार्किंग हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, मैं उठाऊं अपनी, मेरे पास पिस्टल है, फौज की दी हुई, खरीद के लाया था, जो कि अगर कोई आए मारने तो मेरे पास भी कुछ फाइट देने के लिए है, तो और मैं लेके उसका भेजा उड़ा दूं, तो व्हाट विल हैपन टू मी? आई विल गो टू जेल, आई विल हैंग। और वही काम मैंने किया है लड़ाई के मैदान में। मेरे को सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल वगैरह मिले हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ये सब मिले हैं लड़ने के लिए, क्योंकि वहां मैं अपना फर्ज कर रहा हूं। यहाँ मैं व्यक्तिगत वैमनस्य निकाल रहा हूं, स्वार्थ मेरा है, जो कुछ भी है, इसलिए। कहने का मतलब ये है कि दो चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं जीवन में, एक फियर, दूसरा गिल्ट। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अपना ड्यूटी करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, बट मैं अपनी ड्यूटी, फर्ज नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, बस यही है। आई विल डू माई ड्यूटी टू द लास्ट ब्रेथ। और फिर नो सिन अटैचेस टू मी। अच्छा, भय, वो कहता है कि गीता में लिखा है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के हन्यता मतलब मर जाने से, या मार डालने से किसी के शरीर को आत्मा नहीं मरती। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। सिर्फ इस शरीर के मर जाने से वो आत्मा का हनन नहीं होता, वो नहीं मरती। ना उसे शस्त्र काटते हैं, ना उसे आग जलाती है। नैनम छंदंती शस्त्राणि, ये सब गीता में लिखा है। हम सब गीता पढ़ते हैं, और एटलीस्ट वी प्रिटेंड टू रीड। लड़ाई के मैदान में आ जाओ,
हाउ प्रिपेयर्ड आर यू टू डाई? तुम्हारा चेहरा फक नहीं पड़ेगा जब मौत साक्षात सामने दिख रही है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, हथेली बाहर आ रही है, कुछ हो रहा है। कभी को कहते हैं धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे। जो आदमी अपने भय पे काबू कर लेता है वो बड़ा विजेता बन जाता है, वो सिकंदर बन जाता है, मुकद्दर का सिकंदर। कैसे? आप आई मीन लाइव एग्जाम्पल्स। आपने साहब स्टार्टअप किया, बिजनेस शुरू करी, आपने लोन लिया बैंक से, अपना घर गिरवी रख दिया फादर मदर का, माँ ने गहने दे दिए, ले बेटा तू ये भी लगा ले, कर अच्छा बिजनेस कर। और आपको डर पड़ गया, हे भगवान अगर ये फेल हो गई बिजनेस तो क्या होगा? फेलियर 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 फेलियर। आप फेल होंगे, आप फेल होंगे, वो खड्डा है ना साहब, वो खड्डे में जा रहे हैं, आप अपने आप को धकेल रहे हैं खड्डे में। यू विल फेल। आप ये क्यों नहीं, माइंडसेट की प्रॉब्लम है साहब। दूसरा माइंडसेट है, मैं हूं साहब अगला अडानी, मैं हूं अगला अंबानी, बाजू अंबानी अडानी बाजू, मेरा टाइम आ गया, अब मैं बनूंगा द बिगेस्ट, क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट खड़ी करूंगा। साला यहां से शुरू किया है, वहां यू विल विन। यू आर, आपको भय नहीं है, सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। आप इम्तिहान देने गए और आपको डर लग गया कि साहब मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अरे मेरे दोस्त हंसेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, अबे तेरे को कोचिंग लगवाई, तेरे को ये लगवाया, इतना पैसा खर्च किया, निकट्टू मर जाना, डूब मार चुल्लू भर पानी में, क्या बोलेंगे लोग। तो आप तो फेल तो हो गई, क्योंकि 24 आवर्स आप क्या सोच रहे हो। इट इज अ नेगेटिव इमोशन बट अ वेरी पावरफुल इमोशन, ठीक है, एंड इट टेक्स ओवर। सो मेरा तो एक धर्म, मैं लोगों को बोलता हूं, बड़ा सिंपल धर्म, भय पे काबू करो, ओवरकम योर फियर। फियर इज द ओनली फेटर, वही जंजीर है जो रोकती है आगे बढ़ने से, कुछ भी करने से। भय, जिसने भय तज दिया, अरे वो मस्त होके जिंदगी जिएगा। सर आप पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हो और बहुत बेबाकी से बोलते हो, तो आपको मतलब वास्तव में कभी डर नहीं लगा कि फतवा जारी कर देते हैं ये लोग तो थोड़े थोड़े दिनों में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना साहब कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ, हाँ। इट वॉन्ट चेंज। 75 साल पे आगे बदली तो नहीं होगा साहब, अब नहीं होगा। इट्स टू लेट टू चेंज। हाँ। देखिए, मैं 21 साल का था जब मुझे कमीशन मिली। आई बिकेम अ कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। राइट। और हमको 14 दिसंबर को पास आउट होना था, 14 दिसंबर 1971। हमें 1 महीना पहले कमीशन में दे दी गई ताकि हम लड़ाई में हिस्सा ले सकें, और लड़ाई में जो कमी पेशी थी अफसरों की वो पूरी हो जाए। तो एक बैच और 1 महीना जल्दी कमीशन कर दिया और भेज दिया, और हम लोग तो सीधे लड़ाई के मैदान में उतरे। हमारी सर्विस की पहली रात मेरे कितने साथी शहीद हो गए, कि जो सबसे अच्छा बॉक्सर था उसकी बाँह उड़ गई, जो सबसे अच्छा क्रॉस कंट्री रनर था उसकी एक टांग गई, अब प्लास्टिक टांग पे चलता है। ये सब हमने शुरुआत सर्विस की इससे हुई, वहाँ पे लड़ा। तब मैं लेफ्टिनेंट था। जब मैं मेजर बना तो मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में था, और मैं खालसा कंपनी कमांड कर रहा था उनके लोगों के बरखिलाफ, मतलब जो बहके हुए लोग थे। वहाँ मैंने डर देखा, मौत देखी, सब कुछ देखा, लेकिन ट्रेनिंग है और कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, ठीक है साहब। पिता की तरफ से परशुराम है, माता की तरफ से द्रोणाचार्य हैं, तो और घूम फिर के पूरे भारत के चक्कर मारे, और कहाँ पे आए? गुरुग्राम। ये द्रोणाचार्य का गांव है, आप द्रोणाचार्य के गांव में बैठे हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग हमने कहाँ करी? ट्रेनिंग हमने करी देहरादून में। देहरादून शब्द कहाँ से आया जानते हैं आप? डेरा द्रोण। डेरा द्रोण, द्रोण का कैंप। यहाँ हस्तिनापुर से वो कौरवों पांडवों को लेके मार्च करता हुआ शाकुंभरी देवी के पार, शिवालिक्स के पार जाके यमुना नदी के, टॉन्ज नदी के तट पे, तमासा नदी, वहाँ पे तट पे उसने कहा ये जगह ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी, ठीक है साहब। और वहाँ उसने कैंप एस्टैब्लिश किया, डेरा, डेरा द्रोण, द्रोण का डेरा। तब से डेरा द्रोण देहरादून, ये नाम ही डेरा द्रोण से है, ठीक है। और क्या देखिए साहब, अजब बात है कि भारत की ट्रेनिंग एकेडमी 5000 साल बाद उसी जगह पे आके अंग्रेजों ने बसा दी बगैर जाने।
कि देहरादून में द्रोणाचार्य था नहीं था, उनको तो नहीं पता था। उन्होंने वहीं पे कहा ये जगह ठीक है साहब, माउंटेन वॉरफेयर करना है मसूरी पास है, जंगल वॉरफेयर करना है जंगल पास है, मैदानी वॉरफेयर करना है सब जगह ये पास है, ये सबसे बेस्ट है। और ठंडी भी है तो मतलब दौड़ भाग ये वो, ज़्यादा गर्मी घाम नहीं लगेगा, तो उन्होंने भी वही जगह चुनी। एंड द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इज एट द एग्जैक्ट सेम स्पॉट जहाँ पे 5000 साल पहले गुरु द्रोणाचार्य ने कैंप बनाया था। दीज आर द ट्रेडिशंस, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मैं लड़ा 71 के युद्ध में, फिर मैं लड़ा पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, फिर मैं लड़ा कारगिल में। उससे तो भीषण लड़ाई मैंने नहीं देखी पूरे जीवन में, ठीक है साहब। और मैंने बताया कि मैं कमांडिंग ऑफिसर था, 6 किल्ड 21 वुंडेड, तो 6 चिताओं को तो मैंने अग्नि दी है, क्योंकि उन दिनों बॉडीज वापस नहीं भेजी जाती थी, वहीं पे दाह संस्कार करना होता। तो एज कमांडिंग ऑफिसर मैंने अपने लड़कों की चिताओं को अग्नि, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है। मैं उस 40 के करीब था, बट मेरे हेयर सफ़ेद हो गए थे। जब अब चिता को अग्नि दो अपने ही लड़के को, अपने ही बेटे को, जैसे बेटे समान है वो, तो 6 बेटे जिसने अपने चिता दे दी हो उसके तो बाल तो सफ़ेद हो ही जाएंगे, ठीक है साहब। फिर मैं लड़ा जाके किश्तवाड़ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन 3 साल। सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था जम्मू कश्मीर में, सबसे डिफिकल्ट। 17-18 हजार फुट के पहाड़, 6-7 हजार फुट की घाटियां, चढ़ते चढ़ते पसीने पसीने हो जाते थे हम लोग, ठीक है। वहां पे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किए। फिर मैं फाइनली जब मैं जनरल बना, तब मैं ब्रिगेडियर, जब मैं जनरल बना तो हर रैंक पे मैं लड़ा हूँ। रजौरी पुंछ में लड़ा, जो कि सबसे बदमाश डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे उस टाइम, उनको मैंने पैसिफाई करके आया। कि जब गया तो सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट थे वो, आतंकवाद के लिहाज से और गदर के लिहाज से, और जब गया तो केंटुआ दबा के आया। आधे टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भागे, बाकी छोड़ के वादी में चले गए। उन्होंने मारे ज्यादा क्योंकि हमने खदेड़ दिए यहाँ से, बिल्कुल खत्म, खलास। तो लिविंग विद फेयर इज नाउ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और एक चीज वो देखिए, सामुराई, जापान के सामुराई लड़ाकों में अगर नाम आप लें, उनसे अच्छा लड़ने वाला शायद दूसरा योद्धा नहीं, ठीक है। तो हागाकुरे सोनातोमो, जो उनका एक बड़ा गुरु है सामुराइज का, वो कहता है कि देखो, जो एक सामुराई है वो ऐसे जीता है कि वो खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। एंड ही डजंट गिव अ डैम। इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ही चूजेस डेथ। नॉर्मली क्या होता है यार, उस तरह के बहुत यार वो खतरनाक लोग हैं, वहां मत जा, टेररिस्ट हैं शायद। तो वो जो सामुराई है वो उसी तरफ जाएगा, यू नो, एंड ही विल लिव, क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा काम करेगा जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। वो दुश्मन की प्लानिंग खत्म हो जाती कि इस जिसको डर नहीं, उसको उसको मैं तो इतना भी कहूंगा कि बड़े से बड़ा योद्धा भी कभी ना कभी डर जाता है, और वो काल होता है उसका, ठीक है। बड़े से बड़ा योद्धा भी, बहुत बहादुर लोग मैंने देखे हैं ये वो। और हिंदुस्तान की फौज में हमारी जो जीन्स हैं, दे आर फाइटिंग जीन्स। ये अहिंसा शहिंसा ठीक है, आप कह लीजिए मन लुभाने को, लेकिन हमारे जीन्स फाइटिंग जीन है। हमारे जाट, हमारे सिख, हमारे मराठा, हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी, यादव, अहीर, ये बड़े फाइटिंग वंश है ये। और मैंने अपनी फौज में लड़दा कोई डरा हुआ चेहरा नहीं देखा। इतनी लड़ाई देखी है, छोटे से छोटा मुझे याद है, कारगिल में हमारा लड़ाई चल रही थी, तोपें चल रही थी, मतलब मैं नीचे खड़ा हुआ था वहाँ वैली में, और धड़ाधड़ उन्होंने देख लिया, वहाँ से दिखता था वो पुल कि एक कमांडिंग ऑफिसर पार आया। तो उन्होंने साहब जो तोपें थी उस इलाके में, साहब को बोला मार डालो साले, कर्नल साहब को वापस नहीं जाने दो, मारो इसको। डांग धड़ांग धड़ांग करके फट रहे थे साला गोले वहाँ, पागलपना। तभी एक ट्रक आया वहाँ पे, और हमारे सेंटर से नए रिक्रूट, छोटे छोटे बच्चे, मूंछ भी नहीं आई ठीक से, तो वो आए। तो जल्दी जल्दी उतरो उतरो चलो। उनका मतलब पहला जो ट्रेलर फौज का जो देखा, वो डम डड़ा डड़ा, गोली भी नहीं, गोले पड़ रहे साहब। तो मैंने, मेरे साथ मेरा सूबेदार मेजर था तीरथ सिंह,
मैंने कहा तीरन सिंह साहब ये नए आए हैं, रिक्रूट आए? बोले हाँ साहब। मैंने कहा कहाँ भेज रहे हो? कहते साहब वो अल्फा कंपनी में भेज रहे हैं, वहाँ कम है, नफरी कम है हमारी, वहाँ भेजो। मैं कह रहा वो तो सबसे खतरनाक जगह है। ये बेचारे ये बच्चे यार, एक थोड़ा इनको तैयार करके भेजो, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब फिक्र मत करो साहब, डोगरे हैं, डोगरे डोगरे लड़ाके नस्ल है, सीख जाएंगे कहता है। और वो कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो वहाँ से आते थे डाक लेने वापस। तो वो डाक लेने आते थे तो हमारे यहाँ से ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मेरे ब्रिगेडियर साहब होते थे सतवीर सिंह जाट, वो भी बड़ी चीज़ थे वो बड़ा लड़ाई का तजुर्बा था उनको, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, सब लड़े हुए थे। तो उनकी नया नया एक अफसर आया, स्टाफ अफसर है वो, तो उसको ने बोला अबे तुम जा भेजो इसको वहाँ पे थोड़ा देखे, नहीं तो यहाँ बैठे ये बुखारी के पास अपना टाइम पास कर देगा, बोलेगा कारगिल में होके आए हो। बोला भेजो इसको पलटन भेजो, जाके बख्शी साहब की पलटन भेज इसको, सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी। हाँ तो उसको नाम ही सुन के कि जनरल बख्शी की पलटन मतलब सबसे ज्यादा, तो वह कक्सर में धूम धड़ाका हो रहा था, तो ये वो। तो मैं ऊपर पहाड़ पे खड़ा था, मैं मुझे बोला कि वो आ रहा है, तो हम लोग खड़े, मैं चलो ठीक है हमारे साथ ले जाएंगे इसको। तो चढ़ाई चढ़नी थी उसको, कोई 30-40 मिनट की खड़ी चढ़ाई थी। तो मैंने देखा नीचे आया, तो उसको भेजी एक एस्कॉर्ट पार्टी कि वो गाइड करके ले आए। वो ट्रक उस जीप से उतरा और नीचे वो पार आके वो चढ़ रहा था ऊपर, वो बेचारा स्टील हेलमेट डाली हुई और उसको पूरा वो स्टेन मशीन कार्बाइन पहना दी, पूरा तैयार करके। तो ये लड़के जो 3-4 दिन पहले आए थे, इनकी टोली आई थी डाक लेने, तो उसको उन्होंने बोला जावेद साहब को लेके आ। तो वो लड़के गए नीचे, तो ये बेचारे चढ़ रहे थे ऊपर। तो आधे रास्ते शेलिंग शुरू हो गई, तोपों का फायर शुरू हो गया, डड़म फाक, और मोटर बॉम्ब फटता है, क्रम्प करके आवाज आती है, और उसके पतले पतले वो होते हैं मेटल के पीसेस, वो मतलब छल नहीं करते हैं आपको, लेकिन जो शेल फटता है ना आर्टिलरी का, वो फटता है शड़ाक, ऐसी आवाज आती है जैसे कपड़ा फट रहा है। और उसके इतने इतने ढेले निकलते हैं लोहे के, मतलब यहां लगे तो आधा मुंह चला जाएगा। इट इज दैट बैड। तो वो शेलिंग शुरू हो गई साहब, ढुम ढांग ढांग ढांग, ये वो ओ बेचारा वो जो पहली बार, 1-2 दिन लगते हैं टांग संभालने में अपनी वहां पे, तो वो बेचारा उसने एकदम डाइव मारा, उसको सिखाया गया था भाई शेलिंग होती है डाइव मारो। तो ये जो लड़के छोकरे कल के जो बच्चे जो उसको लेने आए थे ना, तो वो खड़े, मैं ऊपर से सारा ड्रामा देख रहा था नीचे की, इन्होंने अफसर साहब ने मारी डाइव और लेट गए जमीन पे ऐसा करके, तो ये लड़के खड़े थे और बड़ा अम्यूज, बड़ी व्यंग की हंसी, फिर ऐसे कहते साहब जी ओ उठे गिरे, चलो चलो 3 दिन में वो योद्धा बन गया। हाँ। ये भारतीय नस्ल बड़ी तगड़ी, मैं ये कहता। सर 37 साल का करियर के अंदर मतलब इतना बड़ा आपने जो सर्विस दिया है मतलब भारतीय सेना में, सबसे पहला मोमेंट आज भी कौन सा याद आता है आपको? सबसे पहला मतलब एकदम दिमाग में कभी भी आप आंखें बंद करो तो सबसे पहले और यार ऐसा हुआ था। कई तो मोमेंट्स हैं जो कि याद नहीं आने चाहिए, है ना, लेकिन उसके सपने आते हैं। मैंने बताया था कि हमारा जो कारगिल में था, तो ऐसी चढ़ाई, फिर ऐसा प्लेटो, फिर चढ़ाई, फिर प्लेटो, प्लेटो पे कक्सर गांव था, वहाँ खूब शेलिंग आती थी, लेकिन और हमने फिर क्या था, शेलिंग से निकालने की रोज काम नहीं हो पाता था वहाँ, तो उसके नीचे लेके आए जहाँ पे दिखता नहीं था ऊपर पहाड़ से, और हमने हेडक्वार्टर वहाँ बना लिया था, नहीं तो काम नहीं कर सकते थे, धड़ाम धड़ाम नीचे करो, ये करो, बाहर निकलो, बंकर में जाओ, वगैरह वगैरह। तो एक दिन मैं सुबह सुबह उठा, तो मैंने देखा कि साहब वो मेरे लड़के जो है वो वहाँ गांव के, कक्सर गांव के जो लोग थे, चिलासी बाल्टी, उनके झरने जैसे खून के बह रहे हैं, बख्शी साहब मारे गए मारे गए। मतलब क्या हुआ? वो शेलिंग हो रही है साहब, धड़ धड़, हमारा तो गांव जल गया है पूरा। तो मैंने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नहीं साहब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो जाके भीख मांगेंगे कहीं और साहब, यहाँ तो मारे जाएंगे, वगैरह वगैरह। मैं कहा नहीं ठहर जाओ साला, गांव मत छेड़ो, रिफ्यूजी बन गए एक बार, वापस नहीं आ पाओगे गांव में। नहीं साहब, बख्शी साहब बड़ा रोकने की कोशिश मैं क्यों कर रहा था? अरे हमारा पानी, हमारा राशन, हमारा एमिनेशन वही तो पहुंचाते थे अपनी याक पे, अपने पोनी पे,
मैंने कहा ये भागे तो हम साला कैसे पानी कैसे पहुंचाऊंगा ऊपर, पोस्ट से नीचे से पानी जाता था ऊपर। मतलब बर्फ में तो ठीक है, वो बर्फ पिघला के पी लेते थे, लेकिन जब गर्मी है तो वो पत्थर के ऊपर वहाँ चट्टाने हैं सिर्फ, तो वहाँ पानी भी नीचे से 7,000 फुट से 16-17 हजार पहुंचाना पड़ता था, तो वो सब लेके जाते थे ये। तो मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा नहीं नहीं यार साहब गाड़ी निकालो। तो हमने वो जीप निकाली, हमने सड़क बना दी थी 2 पठार को लिंक करने, तो हम वो लेके उस पे वो गए। और वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो उन्होंने देख लिया, मेरी जीप पे झंडा लगा था, रेजिमेंटल झंडा, लाल सफेद लाल लाल केसरी लाल, सॉरी लाल केसरी लाल, मतलब दूर से वो रंग पकड़ा जाता है, नॉट अ नेचुरल कलर, यू नो। उन्होंने देख लिया कि अरे सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर साहब आ गया है, खुले में आ गया है ऊपर। तो सारी गनें जो इस इलाके में थी, मारो साले को जिंदा ना जाए। तो धूम धाम धूम धाम, मैंने देखा सेंट्री पोस्ट था, धाड़ करके शेल फटा, सुन कान में आवाज आती है उसके बाद। और फिर वो हमने देखा कि सेंट्री पोस्ट ही चीथड़े चीथड़े उड़ गए गया, याक्स घूम रही थी, दाएं बाएं भाग रही थी कि क्या हो रहा है, पागलपना। एक गोला गिरा, 2 याक मर गई, और बाकी याक भागने के बजाय वो सब जाके उसकी तरह से आंसू जैसे इनके बह रहे। और मेरे जवान, वो साहब गऊ है, मर जाएगी इनको। मैं कहा सालो तुम मर जाओगे इस वक्त। तो वहाँ बैठी थी बेचारी एक औरत और उसकी बेटी, बेटी वो प्रेग्नेंट थी, एक शेल फ्रैगमेंट लगा, अबॉर्ट। अब साहब वो माँ ऐसे हाथ करके इस कान पे चीखे मार रही दोनों, और हमको समझ नहीं आया कि यार कहाँ छुए, कैसा करे, खून खून आ रहा है। डॉक्टर भी नहीं लेके गए थे साथ, यू नो। तो अम्मा अम्मा ठहर जाओ, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ, मैं डॉक्टर को भेज, दैट इज ऑल दैट वी से वो चीखी। तो उतने में वो खूब ये हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। तो मेरे कमांडर को पता चला कि शेलिंग हो गई और सीओ साहब ऊपर चला गया। तो उसका मेरे को रेडियो पे कॉल आई, यू नो, वेयर आर यू। तो मैंने कहा सर मैं काक्सर में हूँ। क्या हो रहा है? मैं कहा ये सुन लो, ढा धड़ो, तू पागल है, गेट डाउन फ्रॉम देयर, मारा जाएगा साले, मरना क्यों चाहता है, आई डोंट वांट टू लूज अ सीओ। और मैं कहा सर मेरे ये पोर्टर पोनी वाले भाग रहे हैं, इधर से भाग गए सारे, और मैं दूसरे गांव से ला दूंगा। फॉर गॉड से कम डाउन नाउ, दैट्स एन ऑर्डर। मत मर बेफालतू में, वहां पे कोई तेरे को मेडल नहीं देगा वहां जाके मर जाने के लिए। तो मैंने कहा यार बात तो अकल की कर रहे कमांडर साहब। तो मैंने, अपने ड्राइवर ने गाड़ी रखी थी, पार्क करी थी खड्डे में वहां पे। तो मैंने कहा भाई तू ठीक है? तो नहीं नहीं साहब ठीक हूँ, क्योंकि वो रोड थी ऐसी जिगजैग। मैंने कहा कि इसके हाथ बेचारे के नेचुरली कांप रहे थे, बिकॉज वो स्टडी कर। तो मैंने कहा तू गाड़ी ठीक चला लेगा भाई, नहीं तो हम ऐसे ही उलट पड़ेंगे यहाँ से, तो नीचे रोकेंगे 2,000 फुट नीचे जाके शिंगो नदी में। नहीं नहीं साहब चलाऊंगा, आप बैठो। तो हम बैठे, मैंने कहा अब जरा दबा एक्सेलरेटर। उन्होंने देखा जा रहा है तो सारी फुल फ्लेज्ड फायर, इधर उधर, और कैसे ऐसे करते हम लोग निकले। और मेरे को अभी तक याद है, मेरे मन में एक वह वचन आया, हे साईं मेरे नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, अब तू ले चल यार जहाँ ले जाना है। हम सी देखिए, जिंदगी मौत का फर्क क्या है। मैं ऐसे अगर हूं तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है, और मैंने ऐसे करके देखा तो यहाँ से वो लगा शेल और आधा हिस्सा ले गए, नहीं तो वो यहाँ से निकल जाता। तो आप कहाँ से शेल कहाँ फट रहा है, कैन यू चारों तरफ देख सकते हो? तो उस वक्त अपने आप को ढीला छोड़ो, बोला मैं तो ले चल भाई जैसे तैसे। मुझे अभी तक याद है, जितनी शेलिंग वहां पे हुई मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वो 5 मिनट जो लगे हमको, 5-7 मिनट कई बारी मैं उड़ जाता था रात को, तो मेरे करते हो बहुत दिखता था। सबसे खतरनाक इंसिडेंट आया है। हाँ, पर आज देखा जा रहा है तो गवर्नमेंट मतलब कटौती बहुत कर रही है आर्मी के अंदर। इट्स सैड क्योंकि हमारी देखिए फौज में कई फौजी भी ऐसा सोचते हैं, अफसोस की बात है। और ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे वो सोचते ही हैं, और अब हमारे लीडरों को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया है कि साहब ये फौज पे बहुत फालतू खर्चा पैसा हो रहा है, ये पे लेते हैं, फिर पेंशन मानते हैं, पेंशन
आज का पेंशन का बिल आप जानते हैं 1,11,000 करोड़ है, और पे का बिल कितना है सर्विंग लोगों के 1,08,000 करोड़, यानी पेंशन का बिल पे से ज्यादा है। तो दे आर ऑल्सो जस्टिफाइड कि साहब इसको किसी तरह कम करो, नहीं तो हम हथियार नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है साहब। तो तरीका उन्होंने निकाला कि साहब फौजी कम कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब कह देना तो बड़ा आसान है साहब, और आप अगर ऑडिटर हो, ऑडिटर जनरल, आप जनरल नहीं हो, आप ऑडिटर जनरल। ऑडिटर्स डोंट लीड इन बैटल। ठीक है साहब। अगर आपको पहाड़ों में लड़ना है, आपको जंगलों में लड़ना है, आपको मैन पावर चाहिए ही चाहिए। मैदान में लड़ना है तो हमला करने के लिए हम बोलते हैं 1:3, लेकिन अगर हमको पहाड़ में लड़ना है तो 1:10। एक भी जवान वहां दुश्मन का बैठा है ऊपर, वो पत्थर ही लुढ़काते रहे, अब जा नहीं पाओगे। तो एक मतलब कितने लोग मर जाएंगे, फिर जाके एक बिरला आदमी ऊपर पहुंचेगा, वो भी थका मांदा, उससे लड़ना होगा तो ज्यादा, एक से ज्यादा आदमी चाहिए एक को दबोचने के लिए। तो 1:10, और जंगल में 1:20, 1:30 रेशियो चाहिए। आपकी लड़ाई सारी जंगल और पहाड़ों में। हिमालय इधर से लेके लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पहाड़ ही पहाड़ है साहब। चीन से लड़ना पहाड़ों में, पाकिस्तान से लड़ना जम्मू कश्मीर में, पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। खा जाते हैं, माउंटेन्स ईट अप मैन पावर, कहाँ गई नहीं गई पता नहीं चलता। और ऐसे माहौल में आप बोले साहब कि क्या किया इन्होंने, जब कोविड का टाइम है, बोले फौज को बोलो काटो काटो काटो, काट नहीं रहे थे क्योंकि जरूरत है। तो बोला ठीक है साहब। कोविड में जब आया तो कोई किसी को इन्फेक्शन ना फैले आर्मी में, सब भर्ती बंद कर दो। 3 साल भर्ती बंद कर दी। 3 साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर होते हैं हर साल। 60 तियां 1,80,000। 3 साल भर्ती नहीं करी साहब, 1,80,000 से फौज कम कर दी। तो उन्होंने कहां से काटना शुरू किया? रजौरी पुंछ। मैं उसको शांत करा के आया था, 10 साल शांत रहा था। अरे क्या जरूरत है फौज की, फौज हटा ली। यूनिफॉर्म फोर्स, अरे इसको लद्दाख भेज दो, फालतू बैठी यहाँ पे, पैसे खा रहे, भत खा रहे, साले मोटे हो रहे। अरे साहब आपने हटाया, दुश्मन ने गैप देखा और वो आ गया। रियासी, कठुआ, रजौरी, पुंछ, ये सब जगह भर दी उसने, टेररिज्म चालू करी। आपने सीआई गिरिडीह हटा ली थी। तो मतलब लोग जल्दबाजी में फौज काटते हैं। आई एम सॉरी, देयर इज नो गेटिंग अवे। हाँ ठीक है, आप उसको, आपने अग्निवीर स्कीम निकाल दी साहब कि पेंशन ही नहीं देनी पड़ेगी। माफ कीजिए, हमारे जो सांसद हैं, अगर वो 5 बार सिलेक्ट होते हैं तो 5 पेंशन मिलती, वहां किसी को नहीं अखरता। हमारी पेंशन बड़ी अखर रही है साहब। तो ये एक गलत रवैया है। तो फिर आपने अग्निवीर की स्कीम शुरू की, इसका देयर इज सम रैशनल। लेकिन 4 साल ही क्यों? 4 साल ही क्यों? 4 साल में वो 1 साल तो ट्रेनिंग में गया, फिर छुट्टी भी काटनी है, उसको घर भी भेजना है बीच बीच में ताकि रेस्ट करके आए, माँ बाप को देख ले, बहन की शादी करनी है करा ले। तो आपकी तरफ से तो कोई छुट्टी भी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, मरने तो आया है। अबे ये क्या तरीका है साहब, ये क्या तरीका है? तो मेरी समझ है कि वो कहते हैं ना, द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। सब अच्छा चाहते हैं देश के प्रति, और फिर कई बारी विपरीत हो जाता है। रशिया यूक्रेन की वॉर हमने देखा कि केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता, मैन पावर भी चाहिए। यू नीड बोथ, इट्स नॉट ईदर और, कि या तो टेक्नोलॉजी लाओ या मैन पावर लाओ, दोनों नहीं हो सकते, दोनों होने पड़ेंगे। ठीक है, अमेरिका ऐसा करता है, भाड़ में जाए अमेरिका। अमेरिका के दोनों तरफ दो प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर है, और उनके जो हैं क्या कहते हैं, उनके नेबर्स कौन है? मेक्सिको और कनाडा। आपके नेबर जरा देख लो, चाइना, पाकिस्तान, और अब खुदा ना खास्ता बांग्लादेश आ गया। तो 3.5 फ्रंट वॉर है आपकी। आप कैसे मैन पावर काट सकते हो? मेरा सुझाव सरकार को यह है कि देखिए, जो आपने 4 साल की अवधि करी है अग्निवीर की, 7 साल कर दें। जब मैं सर्विस शुरू की थी तो तब कलर सर्विस जवान की 7 साल होती थी, ताकि आर्मी यंग रहे, यंग आर्मी रहे। 7 साल की सर्विस होती थी, तो वो 7 साल कर दीजिए। रिटेंशन आप कह रहे हैं कि 25% ही रखे जाएंगे फौज में, यानी हर साल आप फौज काटते जाएंगे।
मैं आयु आप जरा देखिए ना आसपास हो क्या रहा है। यथार्थ तो आपको दिखता है ना साहब। क्या हम बड़े शांति की तरफ के युग की तरफ जा रहे हैं? नहीं साहब, लड़ाई ही लड़ाई हो रही। सर आज आप घरों के हर घर के दादाजी बन गए हो, मतलब सब आपको दादाजी बोलते हैं, मतलब आपके कमेंट पढ़ोगे सब जगह पे तो ये बोला जाता है कि पूरे इंडिया के घरों के दादाजी आप है। तो अभी जितने भी नौजवान लड़के हैं, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको कुछ एक ऐसी सलाह दीजिए जिनसे देश का भविष्य और उज्जवल बन सके, क्योंकि आपको सब सुनेंगे सब। देखिए, मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज कहूंगा कि देखिए, आप फौज में जाएं ना जाएं, आप सेना में जाएं ना जाएं, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईटी प्रोफेशनल बने, कुछ भी बने, बट एज अ इंडियन सिटीजन यू आर रिक्वायर्ड टू बी पेट्रियाटिक। देश प्रेम का जज्बा आप में कूट कूट कर भरा होना चाहिए। कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे एक छोटा सा वीडियो भेजा, छोटा सा लड़का, मैं पाकिस्तान को मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे इतना खुशी हुई उस बच्चे को देखकर कि आई थिंक मेरा कार्य सिद्ध हो गया है, दादाजी का कार्य सिद्ध हो गया। जब ऐसे बच्चे लड़के हमारे पैदा हो रहे हैं जो कि दिल से निकल रही है वो उद्गार देश के प्रति, भारत माता की जय, दैट इज द थिंग। भारत विल बी अ सुपर पावर, हम आसमान छू लेंगे, है ना। नभ स्पर्श दीप्तम एयरफोर्स की मोटो है, टच द स्काई विद ग्लोरी। जब हमारे देश में देशभक्ति का जज्बा हर बच्चे, लड़का लड़की उसके दिल में हो, एंड आई टेल द गर्ल्स, बेटा आज आप रफाल की पायलट बन सकती। और कितना नुकसान किया है रफाल ने, आपने देख ही लिया। स्पाइस जेट फायर करके अंडरग्राउंड बंकर फोड़ दिए, 100 अफसर उनके एक वार में नूर खान में खत्म हो गए हैं। और वो कहाँ, वो 45 सेंटीमीटर का एयर कंडीशनिंग वेंट था, उसमें जाके ब्रह्मोस मिसाइल ठोक दिया अंदर, 45 सेंटीमीटर की टारगेट 300 मील के फासले पे। तो हमारी गर्ल्स आर डूइंग इट। सो ये जो फीलिंग, ये भारतवर्ष धरती का टुकड़ा नहीं, इट इज एन इमोशन, एक जज्बात है जिसके लिए मैं मार सकता हूं, मर सकता हूं। जिस दिन ये हमारे देश में आ जाएगा कोई हमें छू नहीं पाएगा। सर कुछ स्टेटमेंट है, एक बस वन लाइनर आप बता दीजिएगा, छोटा छोटा सी सवाल है, एक सवाल जो आप आज भी खुद से पूछते हो। खुद से पूछते हो मैं कौन हूं? हु एम आई? हु एम आई? एक सिपाही का सबसे बड़ा फियर क्या है सर? कि कभी कोई ये ना बोल सके कि मैं मैदान छोड़ के आया है। न डरो अड़िसाओ जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। ये गुरु गोविंद सिंह जी के वाक्य हैं। और एक सिपाही के लिए सबसे बड़ा कलंक होगा कि अगर वो मैदान जंग से पीट करके आ जाए तो वो मर जाना चाहेगा इसके पहले। सर फील्ड मार्शल मानेकशॉ इन वन लाइन। Field Marshal Manekshaw was a real field marshal and not like the failed marshal, FAILED, failed marshal, आसिम मुनीर। ये तो नकली पैरवी के फील्ड मार्शल हैं साहब, पिट गए और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। फील्ड नहीं, फील्ड, ये फर्क है। मैनेकशॉ देखिए मेरी पासिंग आउट परेड में आएगा, he can't be summed up in one line. मैनेकशॉ was a living legend. मैनेकशॉ हमारी पासिंग आउट परेड में आया था जब मैं एनडीए से पास आउट हो रहा था। अरे क्या व्यक्तित्व यार, व्हाट अ पर्सनालिटी। वो अंग्रेज लगता था एक तो, और मूछें उनकी और ये और वो आया और वो बोलते थे जैसे मशीन गन चलती। यू ट्रिगर्ड मी। सो जेंटलमैन, आई हैव कम टू पास यू आउट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर टर्न आउट, बाय योर डिमांड, बाय योर ड्रिल। फिर उन्होंने बोला हमको, रिमेंबर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू ईदर विन और यू डाई। मुझे अभी तक मेरे कानों में ये अल्फाज घूमते हैं, याद रखो इस कायनात में एक हारे हुए सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है, या तुम जीतो या मर जाओ। This is Field Marshal Sam. More than one word, but this is Field Marshal Sam. अच्छा, बी नाइस टू पीपल,
बी नेस्टी टू टेररिस्ट। टेररिस्ट, यस। ये लाइन सबसे पहले किसने बोली? ये देखिए, मैंने इजाद करी थी ये लाइन। मैं लड़ रहा था किश्तवाड़ में, तो वहाँ पे हमारे जाट ट्रूप्स और ये वो, और जाटों की एक बात है, मुंह फट। जाट में कोई पोलाइटनेस जी जू नहीं है उनमें, वो तेने तेने करके बोलता है, बट ही इज अ ग्रेट सोल्जर, द जाट इज अ वंडरफुल सोल्जर। तो वहाँ पे काफी विरोधाभास होता है ऑपरेशंस में, ठीक है साहब। विरोधाभास क्या होता है? ये टेररिस्ट को नहीं मार रहे, साले भत खा रहे हो फालतू के, यहाँ पे चूना लगा रहे हो सरकार को, तुम लोग टेररिस्ट नहीं मारा, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा तेरे से, साला तेरे हाथ में खून है, तूने टेररिस्ट मारा है, आई वॉन्ट शेक हैंड्स विद यू, नहीं मारा तो मेरे से हाथ मत मिला। यानी इतना तक हम लोग जाके दबाव डालते थे कि मारो टेररिस्ट को, पीछे पड़ो। और फिर क्या होता था, कभी जोश में आके कोई गलत बंदा मर जाता था, ये तो फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फिर ये ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार हनन। तो मैं एक जाट पलटन में गया, तो वो वहाँ पे एक जाट ने मेरे को बोला, साहब जी मन ने एक बात बता देते हैं। मैंने क्या बेटा? तो बोलता है, ना मारूं तो क्यों नहीं मारा, मारूं तो क्यों मारा, जोर से क्यों मारा? तो साहब मैं करूं तो करूं क्या, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं क्या करूं? मेरे को तो आप सीधा हुक्म दे दो साहब, बताओ क्या चाहते हो मेरे से, है ना? या तो एक तरफ बोलते हो मारो, जब मारा तो क्यों मारा, किस लिए मारा, ज्यादा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो तब मैंने उसको बोला, ओके, इसका मैं भी सोच के आऊंगा तेरे पास, मैं तेरे को जवाब दूंगा। मैं गया, कुछ दिन बाद मैंने बड़ा ध्यान से सोचा, ऑप्शनों से डिस्कस किया, फौजी भाषा में जवाब देना होगा। जवाब कैन नॉट बी फलसफे, नहीं हो सकते फिलोसफी। जाट जवान बलवान आपसे लड़का पूछ रहा है, बोलो साहब क्या करूं, मारूं कि ना मारूं, मारूं तो क्यों मारा, नहीं मारूं तो क्यों नहीं मारा, आप मुझे बता दो साहब, मेरे लिए हुक्म क्या है? तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, है। तो मैंने जाके उसको बोला, देखो बेटा, मेरा फलसफा तू समझ ले, ठीक है? टेररिस्ट से बहुत बुराई, लोगों से, आवाम से अच्छाई। निहत्थे को मार पीट देना, हड्डी तोड़ देना उसकी, क्योंकि हथियार नहीं है हाथ में, गुस्सा उसका उस पे निकाल देना, नॉट एक्सेप्टेबल, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? खबर लोग देते, तुम लोगों को मतलब मार पीट करो तो वो तुमसे खफा हो जाएंगे, तुमको खबर नहीं मिलेगी, तुम साला जंगल में छनते रहोगे, नहीं मिलेगा टेररिस्ट, और तुम्हारी दुनिया तुम्हारी जान खा जाएगी। ये क्या किया है साला, अपना राशन का हक अदा करने के लिए, ठीक है? तो ये तो मैंने बोला कि टेररिस्टों से बहुत बुराई, आवाम से अच्छाई, नहीं किया तो शामत आई। मैंने कहा अब समझ गया, हाँ साहब, अब तने ठीक बोला। आपकी पूरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट सर आपके लिए क्या है? So let this be the last one because we must end on a good note. देखिए, मैं फिर कारगिल वापस जाता हूँ, तो मेरा सबसे भीषण युद्ध वही था। तो वहाँ पे मेरे 5 पोस्ट थे, हर एक कंपनी एक पोस्ट पकड़ती है, तो एक 5वां पोस्ट था मेरा, और वहाँ पे बीएसएफ की एक कंपनी लगी थी, क्योंकि मेरे पास ट्रूप्स कम थे, इलाका ज़्यादा था, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी लगी हुई थी। तो मैंने चार्ज लिया था सितंबर के महीने में, और उस साल जल्दी बर्फ शुरू हो गई थी। जहां वहां बर्फ शुरू होती है कारगिल में, तो आदेश ये है कि कोई हरकत नहीं करेगा, नहीं तो एवलांच आते हैं। पहाड़ के पहाड़, ऐसा जो वो ना 40-40 फुट की बर्फ पड़ती है उधर, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ आता है कि कहाँ 10, 15, 20 आदमी कहाँ गए, वो मतलब गायब बर्फ के अंदर धस जाते। तो इसलिए ऑर्डर थे कि कोई नहीं जाएगा, हरकत नहीं करेगा। तो मैंने लिया, चार्ज लिया, वो पुराना सीईओ साहब जा रहे थे, मैंने चार्ज लिया, तो मैंने कहा साहब मेरे तो देखना है। कहता है देख ले भाई, जीडी आदेश नहीं है, अगर कुछ हो गया तेरे को कोई बख्शेगा नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्स फौज में तू जानता ही है। मैंने कहा नहीं सर, अब लड़ना भी तो इधर ही है, अगर मैंने पोस्ट नहीं चढ़ा, पाँव से नहीं नापा, नहीं देखा, तो मैं सिर खाक लड़ूंगा। तो बोले ठीक ले, तेरी है मर्जी। तो मैंने चढ़ना शुरू किया, सारे पोस्ट चढ़ के आया, अरे बत्ती बंद हो गई बहुत। कई दिन, कई 1-2 साल में दिल्ली में नौकरी करके आया था, स्टाफ पे बैठे बैठे, तो उतना भी हरकत नहीं रही, तो थोड़ा मसल खुलने में टाइम लगता है।
तो खैर करते करते मसल्स खुल गई और फिर मैंने कहा यार वो पहाड़ बचा है। बोले सर अभी फ्रेश बर्फ पड़ी है, मत जाओ। तो मैं कहा नहीं नहीं यार जाना है मेरे को, कुछ भी बंदे आगे लगाओ। बोले सर बर्फ में चलना मुश्किल है। तो मैंने कहा वो पाथ बीट करो, वो पोर्टर लगाते हैं हम लोग, वो रास्ता बनाते हैं बर्फ में ना, 10-10 कैसे ऐसे करके। तो उन्होंने इतना मतलब वो गहरा हो जाता था, तो उसमें वो हम पगडंडी बनाई तो चढ़े पहाड़, बड़ी खड़ी चढ़ाई साहब। रात को कोई 10-11 बजे मैं पहुंचा, पसीना पसीना, बड़ी कड़ाके की ठंड। तो एक ही बंकर में 3 अफसर वहाँ ठहरे थे। बोले सर और आपके लायक कोई बंकर नहीं, आप यहीं ठहरो साहब, ये यहाँ की बुखारी ठीक जलती है, सो पाओगे। तो मैंने कहा अच्छा। और वो बेचारे जो असिस्टेंट कमांडेंट था वो बहुत बुढ़ा था, वो रिटायर होने वाला था 1 साल में। तो खांस रहा था, पूरी रात खांसता रहा, खाऊं उठाऊं। मैं कहा साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है। साहब क्या करे, अब रिटायर होने वाले हैं तो मैं कहाँ से रिक्वेस्ट करूं सीओ साहब को कि मेरे को ना करे, राजस्थान का हूँ साहब मैं ये तो वो बेचारा। तो मैंने कहा अच्छा। तो सुबह उठे तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने बोला मैंने पोस्ट देखना है। बोले साहब अगर गुस्ताखी माफ, बुरा ना मानो, मेरे मेरे इंस्पेक्टर साहब आपको ले जाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप रेस्ट करो। मैंने देखा कि 58 साल का बुढ़ा था ऑलमोस्ट। तो मैंने उसको बोला इंस्पेक्टर को चलो दिखाओ पोस्ट दिखाओ। तो वो दिखाना शुरू किया। तो वो चढ़ा, ऊपर चढ़े, यहाँ चढ़े, फिर ऐसे नीचे उतर के ऐसा लेज थी वहां पे जाना है। कहता नहीं सर इसके आगे नहीं जाते। मैंने कहा क्यों नहीं जाते? फायर बहुत आता है। मैंने कहा बकवास करो बंद, क्या मतलब फायर बहुत आता है? मैंने कहा आप पीछे हो जाइए, मेरे को रास्ता बताते जाइए, वील गो, डोंट टेल मी दिस नॉनसेंस की फायर बहुत आता है। तो चले वो बेचारे, हुक्म चलना पड़ा। तो मैं जब जा रहा था पोस्ट के वो आखिरी हिस्से में, कोई 100 गज तक कोई बंकर नहीं वहां पे सलामत, तोड़ फाड़ हो गए, टूटे टाटे बंकर पड़े, ये वो, और कोई बंदा नहीं। मैंने कहा बंदे कहाँ हैं सारे? साहब यहाँ नहीं रहते साहब, वहाँ सारा वो फायर आता है, ये आता है, मर जाएंगे लोग यहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा मतलब ये पोस्ट खाली है? बोले हाँ सर खाली है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कब से खाली है? बोले साहब तो 3-4 महीने हो गए साहब, इन्होंने बड़ी तोपें लाए थे साहब, वहां से हमको बड़ी मार मारी, हमारे केरोसिन के बैरल थे स्काईलाइन पे लगे। तो खैर जब मैं लास्ट में पहुंचा तो एक हमारी फौज की टुकड़ी थी वहां, एयर डिफेंस गन, एडी गन, विमान भेदी तोप, और एक छोटा सा नायक राजेश, लांस हवलदार राजेश सिंह, 5 फीट नथिंग, गढ़वाल का। उन्होंने सल्यूट किया मेरे को। सर आप नए सीओ साहब हैं? मैंने कहा हाँ बेटा यस। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। नहीं साहब अकेले में, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाएं। मैंने कहा ठीक है साहब आप उधर खड़े हो। तो हाँ बोलो। कहता है साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की इस पोस्ट में बहुत बेइज्जती हुई। मैं कहा व्हाट, कैसे, क्या हुआ? कहता है साहब आपके आने के 3 महीने पहले ये पाकिस्तानियों ने, मेरी एडी गन है साहब, ये कोई 1100-1200 मीटर फायर करती, ठीक है, 2000 तक चले जाता हूँ। तो इन्होंने उस पोस्ट पे साहब मेरे से बड़ी तोप लाए, एडी गन लाए, हेलीकॉप्टर से लाए, तोड़ के लाए थे, असेंबल करी, और मेरे को मेरी रेंज से बाहर रख के फायर करना शुरू किया, और काफी नुकसान पहुंचाया साहब इस पोस्ट का। इन लोगों ने साहब सारे तेल के बैरल स्काईलाइन पे रखे थे, स्काईलाइन मतलब जो बिल्कुल टॉप होती है, ताकि वहां से तेल निकालना हो तो सिर्फ पाइप डालो, अपने आप वो नीचे आ जाएगी, उठा के नहीं लाने पड़ेंगे जेरी कैन। तो हमने इनको बोला साहब मत करो मत करो, लेकिन ये इन्होंने कर दिया साहब, इतने ट्रेंड नहीं है ये लोग। तो वो कहता कि साहब उन्होंने ठोके सीधे बैरल, कोई 10 बैरल तो साहब तेल जल गया यहाँ पे, और लपटे 400 फुट तक गई। और ये सारे के सारे फिर उन्होंने इतना फायर किया साहब, वो एंटी टैंक गन लाए, हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो ये सारे के सारे बीएसएफ वाले साहब ये रिवर्स स्लोप पे जाके ये छुप गए साहब। मैं फायर करना चाहता था तो बोले साले तू मराएगा हमको, मत कर फायर मत कर फायर। और कहता साहब उन्होंने 1 घंटा फायर किया साहब, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मेरे को देने दिया। और फिर साहब वो निकले अपने अपनी बंकर की छत पे और भंगड़ा किया कि है दम तो मार लो। और साहब इन्होंने कुछ नहीं करने दिया साहब, इससे ज्यादा बेइज्जती मैंने नहीं देखी है साहब। आप नए सीओ आए हो साहब, आपको इसका बदला लेना ही पड़े। मैं आपके जवान
सबॉर्डिनेट की तौर से आपको कह रहा हूँ, मेरा फर्ज है आपको बताना। मैंने कहा थैंक यू राजेश सिंह, तूने बोल दिया, बाकी अब मेरे पे छोड़ दे, आई हैव अंडरस्टूड। तो मैं गया वापस और मैंने ब्रिगेड कमांडर साहब को उठाया फ़ोन, मैंने कहा सर किस्मत है आपकी और मेरी रैंक लगी हुई है, क्या बकवास करता है। मैंने कहा सर वो पोस्ट खाली कर दिया है बीएसएफ ने। है? मैंने कहा हाँ वो पोस्ट खाली है सर। मैं आगे गया वहाँ पे, सिवाय अगर वो लड़का नहीं होता राजेश सिंह तो वो दुश्मन ने पकड़ लिया होता कि खाली है। ब्लडी हेल। मैं कहा सर मुझे बीएसएफ नहीं चाहिए, आप प्लीज इनको ले जाएं, मैं नहीं यहाँ पे बीएसएफ एक्सेप्ट करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी इज्जत है। तो तू ऐसा कर, तू इसको रीइंफोर्स कर दे, एक प्लेटून उनकी कहीं से कहीं और कर दे, एक अपनी तगड़ी प्लेटून लगा दे ताकि ये इलाका संभल जाए। मैं कहा ठीक है। तो शेर सिंह मेरा सूबेदार होता था, वो सूबेदार मेजर बनने के लिए मतलब फाइनल स्टेज था उसका। मैं कहा शेर सिंह सूबेदार मेजर बनना चाहता है? हाँ साहब। मैं कहा ये पकड़, सबसे बेस्ट लड़के दे रहा हूँ, जा वो पोस्ट को टर्न अराउंड कर, तैयार कर लड़ाई के लिए। समझ गया क्या बोल रहे हूँ? बोला हाँ साहब। लड़ाई के लिए तैयार कर, पहुंच जा, 1 महीना दे रहा हूँ तेरे को, सारे जो बंकर टूटे हैं रिपेयर कर, फिट कर और जरा लड़ने के लायक बनाओ। जिस दिन लड़ने के लायक हो गए मैं आऊँगा और मैं तुमको मदद भी भेजूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने 2 एंटी टैंक गन भेजी, फिर एक तोप जो कि 11 किलोमीटर फायर करती है, 75-24, उसको हमने तोड़ ताड़ के पीसेस में लगाया, चढ़ा पहुंचा दिया ऊपर। तो 1 महीने के बाद मैंने बोला आर यू रेडी? बोला हाँ सर हम तैयार हैं, आ जाइए। मैं कहा मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और तेरी प्रमोशन इसके ऊपर है। तो साहब आ जाओ आप, हैं, शेर सिंह नाम है मेरा भी, आप आ जाओ। तो मैं जाके चढ़ गया पोस्ट पे, रात को चढ़ा, रेस्ट किया वहाँ पे। सुबह जो हाईएस्ट चोटी थी उस पोस्ट की, वहाँ पे बंकर था, मैं वहाँ खड़ा हो गया अपने रेडियो के ऑपरेटर के साथ। मैंने कहा तमाम बंदे, और तब तक बीएसएफ ने भी अपने बेस्ट लड़के वहाँ भेजे थे, उनको भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई कमांडर साहब ने। बोला साहब हम भी बदला लेंगे, ऐसी क्या बात। तो वहाँ पे वो आ गए बदला लेने और हमने चढ़ गया वहाँ पे। मैं कहा फायर, तो हमारे सारे हथियार, कोई 150 हथियार वहाँ से धम 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 शुरू हो गया, धुएं के गुब्बार शुरू हो गए। नीचे वो सरदार थे वो तोप वाले, हाँ। साहब जी सानू भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं कहा तुम साले किसका इंतजार कर रहे हो, जब फायर का हुक्म सबके लिए, तुम्हारा भी ठोक दइए साहब। ठोक दो। 80 राउंड फायर किए। वो साली तोप पत्थर पे थी, हर बारी फायर करती थी, घड़ोम करके पीछे आती थी, क्योंकि वो नॉर्मली इसके ना वो गाड़ते हैं जमीन में ताकि वो हिले ना, लेकिन वहां तो पत्थर ही पत्थर। तो फिर लोड करे, फिर लगाए, सेट करे, 80 राउंड मारे उन्होंने। हे भगवान, वो पोस्ट जो सामने था पाकिस्तान का, उधर तो साहब जैसे कि बवाल, धुआं गर्दन वो निकलना शुरू हुआ। और जैसे वो सारे जो है ना, वो वहां पे खोदते नहीं है ज्यादातर, वहां इतने बड़े बड़े पत्थर के, वो पत्थर की जैसे कि होता है ना किला, दीवारें बनाते हैं, बंकर बनाते हैं पत्थर के। अरे साहब पत्थरों का झरना, जैसे कि पता नहीं कोई एवलांच आ गया हो। और पाकिस्तानी चिल्लाए ग्राई पागल हो गए हो, बस करो बस करो बस करो, धड़ धाड़ धाड़ धाड़। बड़ी मार पड़ी बाय गॉड, सच्ची मैंने भी ऐसी मार पड़ते नहीं देखी जिंदगी में। ठीक है, वो तोप चल पड़ी वहां पे तो यार, उसने पर खच्चे जिसके इनके उड़ा दिए। तो थोड़ी देर के बाद कोई आधा घंटा फायर हो गया था, तो जो मेरे साथ था ना, वो मेरा रेडियो का ऑपरेटर, वो मुझे ऐसे ऐसे करता है, सर 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 सर। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो देखो सर सफेद झंडा उठा रहे। सफेद झंडा लड़ाई के मैदान में, साहब बस हो गई, गिव अप, बस भाई छोड़ दे अब। ये सफेद झंडे का मतलब होता है। मैंने देखा, मुझे भी दिख रहा था सफेद झंडा। तो मैंने कहा कि तेरे को दिख रहा है? तो अब वो जवान बड़ी असमंजस में है कि यार साफ दिख रहा है। इनको भी, इनकी भी नजर वहीं पड़ रही है और मेरे को पूछ रहे हैं दिख रहा है? बोला हाँ हाँ साहब दिख रहा है। तो दिख रहा है? नो सर। मैंने बोला साले बंद मत करो, मारो। इन्होंने हमको छोड़ा था सब, जब इनके पास ज्यादा बड़े हथियार आ गए थे, इन्होंने तो हमारी बैंड बजा दिया था। अब मारे जाओ, एक नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे बंकर नहीं खड़ा, वो मुझे दिख रहा है, उसको भी गिराओ, वो भी गिराओ, वो भी गिराओ। मारा बड़ा, 1 घंटा मारा साहब। और वहां तो सब के सब पाकिस्तानी ये फॉरवर्ड स्लोप छोड़ के ये इधर जाके छुप गए।
छोड़ दिया उन्होंने कि साहब हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद लड़के वहां से बोलते साहब जी मजा नहीं आ रहा, फायर बैक नहीं कर रहा। मैंने कहा ऑल राइट, मैंने कहा सूबेदार मेजर साहब सीटी बजाओ। तो सीटी बजाई टड़ा करके, बोला ओके सब फायर बंद करो, फायर बंद। तो सब फायर बंद हुआ। मैंने कहा तमाम जवान अपने अपने बंकरों की छत पे आ जाए। सब जवान बंकरों की छत पे आए, अब भंगड़ा करो। 15 मिनट वो लड़के भंगड़ा किया कि आज सारा माँ का दूध पिया है तो जरा गोली चला के दिखा। हाँ खोले में आ गए, है दम तो चला दे गोली, अब तेरे को देखते हैं। और साहब 15 मिनट क्या, आधा घंटा लड़कों ने भंगड़े किए वहां पे। गोली क्या, वहां से आवाज नहीं आई, चैन नहीं आई उधर से। और 29 बलूच पलटन थी जो पाकिस्तान की बड़ी बदमाश पलटन मानी जाती, ठीक है, उसको ठोक के वो मेरी जिंदगी का बोले कोई सबसे सबसे ग्रेटिफाइंग मोमेंट है तो वो था कि दुश्मन को ऐसी मार मारी ऐसी मार मारी और फिर भंगड़े किए उनके सामने। बहुत बढ़िया। So with that, let me end this tale and story. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमको। जय भारत, जय जय भारत, हिंद। जय हिंद। Thank you.